हेलो बच्चों, मैं हूँ शोमा मैम। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदि करियर पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज का ये सेशन हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का ये हमारा सेशन जो है वो रैपिड रिवीजन से रिलेटेड है। और रैपिड रिवीजन के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस साल आपके हिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, नोटबुक लेकर के और साथ ही साथ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ आप रेडी हो जाइए, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले बिना देरी के विद फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, राइट। और ये एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बताया है कि ये आपके बोर्ड के प्रिपरेशन में सबसे वाइटल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो चैप्टर के कोने से होते हैं, है ना। और साथ ही साथ उससे रिलेटेड कौन सा सब टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है। तो रैपिड रिवीजन विद इसके साथ हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर्स को भी डिकोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके स्क्रीन पर, दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यानी आपका पहला टॉपिक हड़प्पन स्क्रिप्ट से है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से है ना। और टॉपिक है स्क्रिप्ट, तो आपको अभी पढ़ना क्या है, आपको अपने एनसीईआरटी नोटबुक से पढ़ना है हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में, उससे रिलेटेड सारे पॉइंट को कवर करने। इस तरह से करने से बेनिफिट ये होगा कि आप एमसीक्यू पढ़ेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड सारे पॉइंट को भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आपकी बोर्ड की जो भी क्वेश्चंस है ना उसको आप डिकोड कर पाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री इज समथिंग डिफरेंट, राइट। हिस्ट्री इज समथिंग डिफरेंट, व्हाई, क्योंकि यहाँ पर ना राइटिंग्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन कवर करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है हिस्ट्री की स्पेस की, ये आपके जो है यूपीएससी लेवल तक कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, ओके। तो क्या फिलहाल तो यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं है, फिलहाल हम बोर्ड के प्रिपरेशन को, ठीक है। तो आपको पढ़ना क्या है, आपके हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ना है। जिन बच्चों ने अब तक हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में नहीं पढ़ा है, तो भाई वो हड़प्पन स्क्रिप्ट को पढ़ लीजिए। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है। तो पहला कहता है that this script was alphabetical, ये स्क्रिप्ट अल्फाबेटिकल है। बी कहता है it was written from left to right। सी कहता है this script has not been deciphered so far। and B, this script has a few sign or symbol, इसमें few sign और symbols होते हैं। तो बच्चों, आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है, जो आपके हड़प्पन स्क्रिप्ट से रिलेटेड है, करेक्ट होना चाहिए। तो चलिए आंसर देखते हैं, उसके बाद इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो भाई आंसर क्या है, ऑप्शन है। अब ऑप्शन सी कहता है दैट दिस स्क्रिप्ट हैज बीन नॉट बीन, तो ऑप्शन सी कहता है दिस स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड सो फार, कि अब तक ये स्क्रिप्ट डेसिफर्ड नहीं हुई। तो भाई जिन बच्चों को डेसिफर्ड का मीनिंग नहीं पता है, तो बता दूं, डेसिफर्ड का मतलब यहाँ पर सिंपल शब्दों में कि भाई हड़प्पन स्क्रिप्ट को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसीलिए इस कहते हैं आपका अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट, ओके। अब चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट पे। देखिए, जब भी आप हिस्ट्री के एमसीक्यू करते हैं, जब स्टेटमेंट आएंगे तो उनको आपको करेक्ट भी करते जाना है। तो जैसे कहा है दिस स्क्रिप्ट वाज अल्फाबेटिकल, तो ये स्क्रिप्ट अल्फाबेटिकल नहीं थी। तो ये स्क्रिप्ट अल्फाबेटिकल नहीं थी, तो ये क्या थी, ये एक्चुअली साइन और सिंबल पर डिपेंड करते हैं। ये किस पर डिपेंड करते हैं, साइन और सिंबल्स पर डिपेंड करते हैं। अब आप बच्चों कहोगे कि मैम यहाँ तो दिस हैज अ फ्यू साइन और सिंबल्स तो लिखा है, हाँ डेफिनेटली लिखा है, लेकिन लिखा क्या है, फ्यू साइन और सिंबल्स। भाई ये तो मोस्टली साइन एंड सिंबल्स पर ही डिपेंड है ना, तो ये फ्यू होगा तो इस पे गलत हो गया। अब इसके बाद ऑप्शन बी क्या कहता है, दैट इट वाज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब जैसे हम लिखते हैं उसको लेफ्ट टू राइट बोलते हैं, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग वो राइट टू लेफ्ट लिखते थे। अब आप बोलोगे मैम राइट टू लेफ्ट लिख कैसे पता चलता है, कि हमने तो देखा नहीं है, एक डेसिफर्ड नहीं हुई है। फिर आप कह रहे हो कि राइट टू लेफ्ट है। भाई राइट टू लेफ्ट इसलिए हम है क्योंकि जब इसे जिसने भी इस स्क्रिप्ट को लिखा है एक्चुअली एनग्रेव किया है ना, एनग्रेव किया है, तो वो एक्चुअली कहाँ से लिखना करते थे, वो आपके राइट साइड से इस तरह से, मान लो हमने लिखा, अब ये हमारा मार्जिन है EFG। अब इसके बाद यहाँ जगह नहीं है, अब उसने क्या किया, हो सकता है यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर ही उसको भरने के लिए लिख दिया। जैसे कई बच्चे करते हैं ना, पेज खत्म हो गया तो भाई डैश देकर उस वर्ड को आगे कंटिन्यू लाइन में करना चाहिए, तो वो यही भर देते हैं, तो इसको यहीं पर क्रैप कर देते हैं ना। तो इसलिए जो है हिस्टोरियंस को
होता है, ये राइट टू लेफ्ट लिखी, ठीक है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। और सी तो आपको ऑलरेडी बता दिया कि अब तक डेसिफर्ड नहीं हुए। भाई अब तक डेसिफर्ड क्यों नहीं हुआ है, क्या प्रॉब्लम है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो डेसिफर्ड नहीं हो पाए हैं? तो हड़प्पन स्क्रिप्ट इसलिए नहीं डेसिफर्ड हो पाए हैं क्योंकि ये अल्फाबेट्स पर बेस्ड नहीं है, ये किस पर बेस्ड है, ये जो है साइन पर बेस्ड है, और हर साइन का अपना एक साउंड होता है। कई सारे सिंबल्स है सजेस्टिंग ईच साइन प्रोबेबली रिप्रेजेंट एन एंटायर वर्ड, पूरा एक वर्ड को रिप्रेजेंट करता था होगा, इसीलिए इसको जो है यहाँ पर कई सारे साइन यूज किए गए। अगर हम साइन के बारे में बात करें तो बिटवीन 75 एंड 400 यूनिक साइन है, बिटवीन 375 से 400 यूनिक साइन यहाँ पर है, ठीक है। एंड हाउ डू वी नो इट वाज राइट टू लेफ्ट, ऑलरेडी मैंने बताया कि राइट टू लेफ्ट कैसे इसको लिखा गया है, कैसे हिस्टोरियंस को पता चल रहा है राइट टू लेफ्ट। इसके अलावा आपको यहाँ से और क्या पढ़ना है, यहाँ से एक वर्ड और पढ़ना है, इट इज एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। तो व्हाट डू यू नो अबाउट एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, वहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन भूला ही ना हो, और बोला व्हाट डू यू नो अबाउट एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, अब आप किसके बारे में लिखोगे, डेफिनेटली यू हैव टू राइट अबाउट दी हड़प्पन स्क्रिप्ट, ओके। और इसके अलावा और एक पॉइंट आपको पढ़ना है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है, इसके अलावा ये जो है एक्चुअली कहाँ कहाँ पर इसकी राइटिंग्स मिले हैं, ठीक है। तो हड़प्पन राइटिंग्स की अगर हम बात करें तो ये आपके सील्स पर मिले हैं, स्टोन के ऊपर मिले हैं, कॉपर्स में, मेटल पे मिले, कॉपर वाले मेटल, इन सब में मिले हैं, ठीक है। तो आपको वो टॉपिक अगर आप रीड कर लोगे तो आपके पूरे कंप्लीट हो गए, क्लियर। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो वहां से बन सकते हैं आपने उसे कर लिया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक साइन बोर्ड मिला है। अब वो साइन बोर्ड कहाँ से मिला है भाई, वो साइन बोर्ड मिला है धोलावीरा से, और उसमें अराउंड 25 साइन को यूज किए गए हैं। तो डेफिनेटली उसमें जो है अल्फाबेट्स भी है कुछ, ऐसा नहीं कि अल्फाबेट्स नहीं। अब ये समझना मुश्किल है कि मीनिंग क्या है, बहुत बड़ा सा था तो उसको लगता है कि तो एक साइन बोर्ड होगा, ठीक है। तो इसे आप पढ़िएगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। Now what is the next question? In which of the following sites of Harappan civilization the terracotta model of plow have been discovered? तो बच्चों ऐसे जो है ना एक ही चैप्टर से दो क्वेश्चंस कई बार देखने एक साथ में मिलते हैं, ठीक है, एक साथ में आपको मिलते हैं कि पीवाईक्यूज हम कर रहे हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन भी हड़प्पन सिविलाइजेशन, दूसरा भी हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या देखा गया, द टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लाउ जो है ये डिस्कवर्ड हुआ है। तो भाई जब हम टेराकोटा प्लाउ जो है उसके बारे में बात करें जो डिस्कवर्ड हुआ है वो कहाँ से डिस्कवर, यानी आपको नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या पढ़ना है, अगर इस तरह के एमसीक्यू को आपको कवर करना है जिसको हम रिकॉल बेस्ड बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो भी चीजें जिस जगह से मिली उसको एक बार रिवाइज कर लेना। अगर आप उसको बाकायदा रिवाइज कर ले तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दें कि ए कहता है कालीबंगान एंड धोलावीरा में मिला है क्या, बी कहता है शोटुगई एंड लोथल, सी बनवाली एंड चोलिस्तान, और डी संगोल एंड राखीगढ़, ठीक है। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है भाई। भाई करेक्ट आंसर है ऑप्शन दैट इज बनवाली एंड चोलिस्तान, ठीक है। अब बनवाली कहाँ, आपका हरियाणा में है, तो बनवाली एंड चोलिस्तान में मिला है आपका क्या, बनवाली और चोलिस्तान में मिला है टेराकोटा मॉडल ऑफ बुल, है ना। अब ये टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लाउ बुल भी आएगा, ठीक है। टेराकोटा मॉडल ऑफ बुल जो है उससे क्या एविडेंस मिलते हैं ये भी पढ़ के रखिएगा, तो क्या है शोटुगई, ये शोटुगई बहुत दूर में था, हड़प्पन साइट है जो कि अफगानिस्तान से मिला है, एंड नियर द बेस्ट सोर्स ऑफ लापिस लाजुली, यहाँ पर से लापिस लाजुली मिला। बनवाली और चोलिस्तान तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, वहां पर टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लाउ मिला है। अब शोटुगई से क्या मिलता है, शोटुगई से सोर्स ऑफ लापिस लाजुली। अब यहाँ से एक एमसीक्यू और बन सकता है बच्चों कि आखिर ये लापिस लाजुली क्या था, इट वाज अ बुल स्टोन, ब्लू स्टोन, तो बुल नहीं, इट वाज अ ब्लू स्टोन। और लोथल ये कहाँ पर सिचुएटेड था, इट वाज नियर सोर्स ऑफ कार्नेली फ्रॉम भरूच इन गुजरात, ओके। उसके बाद स्टेटाइट फ्रॉम राजस्थान, कौन से राजस्थान के साइड से, साउथ से, एंड नॉर्थ गुजरात, एंड मेटल जो है फ्रॉम राजस्थान। तो ये हो गया आपके अलग अलग प्लेसेस से क्या रिलेटेड है। तो और एक पॉइंट है जो शोटुगई से रिलेटेड है, शोटुगई में और एक एविडेंस, वही शोटुगई में और एक एविडेंस क्या मिला है, ठीक है, धोलावीरा में और एक एविडेंस क्या मिला है, इसे आप जरूर से पढ़िएगा कि कहाँ पर से क्या मिला, कि सेल के सोर्सेस कहाँ से मिले हैं, ये सारा कुछ आपको यहाँ से कंप्लीट करना है।
जो सोर्स अगर आपको पढ़ेंगे तो आपको आंसर कवर कर पाएंगे, ठीक है। और ये जनरली आपका क्या होता है, आपका रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। टू स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन बिलो एज असर्शन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द एप्रोप्रिएट आंसर। एंड दिस AR और AR में ये टॉपिक कहां से है? बुद्धिज्म ग्रू रैपिडली बोथ ड्यूरिंग वर्ड द लाइफ टाइम एंड आफ्टर द डेथ। तो बुद्धिज्म कब ग्रू हुआ? लाइफ टाइम में, और डेथ किसके लाइफ टाइम और किसके, भाई दैट इज बुद्धा, है ना। तो बुद्धा के लाइफ टाइम में भी बुद्धिज्म जो है हुआ, और बुद्धा के डेथ के बाद में भी ग्रू हुआ। अच्छा, इसके बाद रीजन कहता है that many people were dissatisfied with existing religious practices। तो कई सारे लोग जो है ना उस समय जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस डिससेटिस्फाइड थे। तो हम किस पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? तो अगर आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का टाइम पीरियड देखें तो इट इज circa 6th सेंचुरी BC से लेकर के आपका 6th सेंचुरी क्या है बेटा, 6th सेंचुरी कॉमन एरा का टाइम पीरियड है। और उसी टाइम पीरियड में आपका बुद्धिज्म भी ग्रो होता है ना। बुद्धिज्म आता है, जैनिज्म तो पहले से ही था, लेकिन महावीर के आने के बाद में जैनिज्म और ज्यादा पॉपुलर होता है। तो महावीरा का जैनिज्म भी पढ़िएगा, बुद्धिज्म भी आपको पढ़ना है। अब आपको बुद्धिज्म में क्या क्या पढ़ना है? बुद्धिज्म में बुद्धा का जो है बिगिनिंग, उनका जन्म कहाँ पर हुआ है, उनका पहला नाम क्या था, फिर वो उनका परवरिश कैसे हुआ है। तो भाई वो पैलेस में बहुत ही शानदार जीवन जीते थे, लेकिन एक दिन अपने चैरियटर को बोलते चलो मुझे दुनिया देखना, और जब वो दुनिया देखने निकले तो क्या देखा, भाई ये क्या है, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, सब दुखी है। एक व्यक्ति को उन्होंने हाल देखा। तो इन सबको पढ़ना है, फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म, त्रिपिटका, उनके बुक के बारे में, ये सारा कुछ पढ़ना है, सब बुद्धा, और उसके बाद टीचिंग ऑफ महावीरा, 5 वॉस ऑफ महावीरा, ये सारे पॉइंट। अच्छा, और अब यहाँ पर वापस आते हैं टॉपिक में, क्या पढ़ना है ये तो मैंने बताया। अब वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रीड करना जरूर से, ताकि आपके माइंड पे रहे कि ये टॉपिक कहाँ से है। क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हिस्ट्री में आते हैं। अब बात करते हैं बुद्धिज्म ग्रू रैपिडली बोथ ड्यूरिंग लाइफ टाइम एंड आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। बुद्धा के डेथ के बाद भी ग्रू हुआ, बुद्धा के लाइफ टाइम में भी हुआ। तो अब अगर बात करें डिससेटिस्फेक्शन, डिससेटिस्फाइड विद एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिस, बात आती भाई कैसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है, एंड कंफ्यूज बाय व्हाट। उस समय बहुत सारे सोशल चेंजेस हो रहे थे, इसलिए वो लोग बहुत कंफ्यूज थे। तो अब आपको क्या लगता है, बोथ ए एंड आर करेक्ट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या फिर लगता है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? एंड ऑप्शन सी कहता है ए इज, ऑप्शन बी कहता है आर इज ट्रू। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो चलिए चेक करते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। तो भाई करेक्ट आंसर आपका क्या है? That both A and R true and R is the correct reasoning of what? R is the correct reasoning of A. Why R is the correct reasoning of A? सब में लोग क्यों शामिल हो रहे हैं? भाई बुद्धिज्म क्या किसी कास्ट को पसंद करता था? ऐसा तो नहीं। जो लोग भी बुद्धिज्म में ज्वाइन करते थे, जो भी बुद्धा के फॉलो थे, उनमें कोई भेदभाव नहीं था। ये जो सिस्टम है, ये जो धर्म है, ये पूरी तरह से इक्वालिटी पर बेस्ड थी। चाहे कोई भी पैसे वाला व्यक्ति ज्वाइन करे, तो चाहे एक वर्कर क्यों ना ज्वाइन, चाहे राजा हो चाहे वर्कर हो, सभी इसमें एक ही पोजीशन, कि वो बुद्धा के फॉलोवर्स है। बुद्धा के फॉलोवर्स में भेदभाव कैसे, कास्ट बेस्ड को पसंद नहीं करते थे। तो उस समय की सोसाइटी ऐसी थी जहाँ लोग बहुत पजल थे, क्या हो रहा है सोसाइटी पे, भेदभाव, इतनी हायरार्की कि राजा नहीं बन सकता, वो राजा बनेगा तो क्या क्राइटेरिया है, देखते कुछ और रूल भी चल रहा है, हाँ इसे दास बन के काम करना है, तो दलित बन करके काम करेगा, है ना। तो इस तरह की सोसाइटी है डिवाइडेड थी। तो लोग उससे कंफ्यूज होकर के कहाँ पर चले गए, बुद्धिज्म में चले गए, क्योंकि उनको लगा कि एक कम से कम ऐसा, यहाँ पर ऐसा कोई भेदभाव नहीं दिखता, तो इसीलिए बुद्धिज्म में लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन किया। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जैनिज्म। आ गया ना जैनिज्म, अभी मैंने बताया क्या क्या पढ़ना है जैनिज्म में, है ना। तो जैनिज्म में महावीर का पूरा नाम वर्धमान महावीरा, और तीर्थंकर उनसे पहले थे करते, उनके 5 वॉस, उनके टीच बारे में पढ़िएगा। फिलहाल अब यहाँ पर स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, दैट इज द साइकिल ऑफ द बर्थ, साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज कर्मा। अब यहाँ जो स्टेटमेंट बोला है, डेफिनेटली बट द टीच और द फीचर्स ऑफ जैनिज्म,
साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ जो है ये किसका है, शेप्ड होता है थ्रू कर्मा। स्टेटमेंट 2 कहता है देयर इज अ नीड टू रिनाउंस द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड को त्यागने की जरूरत है। थर्ड कहता है वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, ये वर्ल्ड में रहना जरूरी है, वर्ल्ड के नियमों को पालन करना, ये सब कुछ करना बहुत जरूरी है फॉर अटेनिंग व्हाट, फॉर अटेनिंग सैल्वेशन, यानी मुक्ति पाने के लिए। और फोर्थ प्रिंसिपल कहता है दैट अहिंसा इज इंपॉर्टेंट। फोर्थ इज व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा इज इंपॉर्टेंट। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन का, एक बार देखिए इनमें से, इन चारों में से कौन सा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब ऑप्शन क्या कहता है, 1, 2 एंड 4 है ना। तो 1 क्या है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज कर्मा। जैनिज्म में क्या कहा गया, ये जो हमारा जो साइकिल और बर्थ यानी कि ये जो चक्र है, ये जो हम इस चक्र में फंसते हमारे कर्म के, अब हमारा कर्म कैसा होना चाहिए ये भी जैनिज्म में बताया, ठीक है। तो ये कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है, देयर इज नीड टू रिनाउंस द वर्ल्ड। अगर आपको इस साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ से बाहर निकलना है तो आपको पूरी दुनिया को त्यागना पड़ना पड़ेगा, आपको स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करना पड़ेगा, आपको अहिंसा के पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन वर्ल्डली एग्जिस्टेंस के बारे में कहीं पर नहीं बोला, तो ये नहीं है मतलब अहिंसा, ठीक है। तो जैनिज्म के पॉइंट आप जरूर से पढ़िएगा, ओके। तो यहाँ पर लिख दिया है दैट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, अहिंसा, नॉन वायलेंस टू ऑल बीइंग। और ये तो कहते हैं कि होल वर्ल्ड इज एनिमेटेड, है ना, चाहे रॉक हो चाहे स्टोन हो, सब में जान हो। और किसी भी चीज को हमको नहीं मानना है, ह्यूमन बीइंग को नहीं मानना है, एनिमल्स को नहीं मानना है, प्लांट्स को नहीं मानना है, इवन इंसेक्ट्स को भी नहीं मानना है। अब इंसेक्ट्स को नहीं मानना है, इसी की वजह से और एक पॉइंट आपका आता है कि जैनिज्म के फॉलोअर्स जो है ना, जनरली वो बिजनेसमैन वगैरह ये लोग क्यों ज्यादा होते हैं, ट्रेड करने वाले, कॉमर्स वाले लोग इसलिए होते हैं। तो कोई इंसेक्ट नहीं मानना पड़ता है, एक मच्छर भी नहीं मानना है, राइट, किसी चीज को नहीं मानना है, होल वर्ल्ड इज एनिमेटेड। लेकिन अब सारा जो किसान है वो पेस्टिसाइड्स नहीं डालेगा, नहीं होगी और खेती नहीं होगा तो हम क्या खाएंगे। इसीलिए पीजेंट्स जो है वो लोग कम इनके फॉलोअर्स है। साइकिल ऑफ लाइफ शेप्ड बाय कर्मा, और गोल क्या है, मोक्ष प्राप्ति यानी कि लिबरेशन की प्राप्ति, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द एंसेंट, मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग और मैच द करेक्ट पेयर, ये सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ये सारे आपकी ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम तो भी आपको दिखता है किस लेवल का क्वेश्चन, हाँ, लेकिन पढ़ना कैसे रहता है बस इस पर फोकस करना है। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एंशिएंट महाजनपद थे, महाजनपद थे आपके 3 महाजनपद है ना, ये महाजनपद थे, महाजनपद थे, और 16 महाजनपद में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद है मध्य, सबका नाम आपके बुक में क्या है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद के बारे नाम पढ़ के जाना, और साथ ही साथ व्हाई मगधा बिकम वेरी इंपॉर्टेंट ये भी पढ़ के जाना कि मगधा का डेवलपमेंट कौन से फैक्टर्स हैं, ओके। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं महाजनपद, ये कहता है ये मगधा, बी अवंती, सी गांधारा एंड डी कोसला। अब भाई इनका लोकेशन है, तो अगर हम मगधा के बारे में बात करें तो वो इंपॉर्टेंट महाजनपद है मगधा। तो भाई मगधा का लोकेशन कहाँ था, तो मगधा आज के टाइम पे कहाँ पर है, आज के टाइम पे पटना बिहार में, है ना। और पटना जिसको हम पहले पाटलिपुत्र बोलते थे वो उसका कैपिटल है ना। 4th सेंचुरी में अगर हम बात करें तो 4th सेंचुरी में मगधा का कैपिटल पाटलिपुत्र शिफ्ट हुआ, हो गया। इसके बाद अब आता है अवंती, गंधारा, गौशाला। अब अवंती कहाँ पर है, अगर हम अवंती के बारे में बात करें तो अवंती जो है आपका उज्जैन मध्य प्रदेश, ओके। गंधारा कहाँ पर है, तो गंधारा हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का कौन सा हिस्सा यहाँ है, गंधारा जो है वो आपका कांधार, ईस्टर्न महाराष्ट्र, अफगानिस्तान। गौशाला जो है ये आपका अयोध्या नगरी, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो हो गया ना आपका, तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चलिए चेक करते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 3 4 1 2 है ना, मगधा, पटना, अवंती, 10 3 4 गांधारा, कांधार, ईस्टर्न अफगानिस्तान, 1 हो गया, गौशाला 2 अयोध्या उत्तर प्रदेश। चलिए इससे रिलेटेड कुछ पढ़ लेते हैं, और मैप है आपका करके जाइएगा। हाँ, मैप के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि इसका मैप कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। तो भाई डरने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री ने मैप का सही, हिस्ट्री सीबीएसई ने मैप का पूरा सिलेबस दिया है, अब बस उस चैप्टर से मैप के सिलेबस को फॉलो करो, आपके हो जाएगा।
ठीक है, आपको बस मैप का सिलेबस को फॉलो करना है, हाँ, लेकिन लोकेट आपको खुद करना है। अगर आप लोकेट करके नहीं प्रैक्टिस करते अब आपका मुश्किल है। एंशिएंट वाला पार्ट आता है आपका, ठीक है ना, मिडाइवल वाला पार्ट, तो जहां से जो लोकेशन दी आप बस उसे प्रैक्टिस करें। लेकिन अभी जो आपका टाइम है उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, हर दिन मैप प्रैक्टिस छोड़िएगा नहीं, है ना, क्योंकि 5 मार्क्स आपके मैप से आएंगे और बाकी जो तीनों के बुक है 25 प्लस 20 प्लस 20 75, 5 मार्क्स मैप के लिए अलग से। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर चैप्टर वाइज कोई वेटेज नहीं मार्क्स का, बल्कि आपका फुल बुक से यानी कि पार्ट 1 2 3 को इक्वली मार्क्स डिवाइड किया गया है। ठीक है, नाउ व्हाई महाजनपदास, तो दीज वर द 16 पावरफुल ग्रेट स्टेट। अगर महाजनपदा के बारे में बात करें, ये 16 पावरफुल ग्रेट स्टेट थे जो कि कब एमर्ज हुए, 600 बीसी में, कहां पर, ऑन द वैली ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, है ना, वहां पर डल। और इस समय में जो है ये जो जितने भी महाजनपदा जो बने उनका जो है एग्रीकल्चर इम्प्रूव था और जो है टूल्स इनके बहुत, आयरन टूल्स जो है बिकेम कॉमन। तो आयरन का यूज जो है हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पे नहीं देखा क्योंकि उनको आयरन के बारे में नहीं पता था। ठीक है, उनको आयरन के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब ये जो पीरियड आता है यहाँ पर लोगों ने आयरन का कर दिया था एंड अराउंड circa 1000 BC में जो है लोग आयरन का यूज करना, फर्स्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ आयरन वहां से पता चला। और जब हम इतना साल पीछे आगे आ चुके, डेफिनेटली आयरन टूल्स तो मिलने लगेंगे और उसका यूज लोगों ने करना शुरू किया। इसके बाद सम वर रूल्ड बाय, अब ये जो महाजनपद है तो कुछ गणा संघ थे तो कुछ ओलिगार्कीज थे। अब गणा संघ के बारे में अगर हम बात करें तो गणा संघ वर रूल्ड बाय किंग, और ओलिगार्कीज क्या थे, ओलिगार्कीज मतलब जहाँ पर एक राजा नहीं होता, ग्रुप ऑफ मेन रूल। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। के बाद में वाई मगधा बिकम इम्पोर्टेंट, तो ऑलरेडी बताया, मगधा जो है इम्पोर्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि इसमें फर्टाइल सॉइल है, गंगा नदी के पास है ना, फर्टाइल सॉइल होगा। आयरन माइंस जो कि झारखंड में था जहां से वेपन्स बनते थे, और इनके आर्मी का इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या था, दैट वाज एलिफेंट। एलिफेंट इनके आर्मी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मगधा। वाई मगधा बिकम इम्पोर्टेंट पढ़कर जाइएगा। ठीक है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में। प्रभावती गुप्ता इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स, तो प्रभावती गुप्ता को इनमें से कौन से रोल के लिए जाना जाता है। तो प्रभावती गुप्ता आपके एंशिएंट टेक्स्ट में बहुत बार मेंशन किया है, पढ़ के रखिएगा प्रभावती गुप्ता के बारे में। अ वाइफ ऑफ अशोका एंड प्रोमोटर ऑफ बुद्धिस्ट संघ, के अलावा कहते हैं बिगिनिंग ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड प्रोमोटर ऑफ बुद्धिज्म, की वाइफ ऑफ समुद्रगुप्ता एंड पोएट ऑफ द गुप्ता एरा, एंड दी डॉटर ऑफ चंद्रगुप्ता टू एंड वाइफ ऑफ वाकाटका किंग। तो आखिर कौन थी प्रभावती गुप्ता, ठीक है ना, उनके रोल के बारे में यहाँ किया गया। क्या होगा बच्चों आंसर, चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर, दैट शी वाज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्ता टू एंड शी वाज वाइफ ऑफ वाकाटका किंग। तो वाकाटका किंग की जो है वो रानी थी, ठीक है, वाकाटका किंग की रानी थी और चंद्रगुप्ता की बेटी थी। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, अगर इनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्शनल पॉइंट आपको बताऊं तो संस्कृत लॉ बुक में क्या बोला गया कि वहां जो प्रॉपर्टी होगी उस पर्टिकुलर पीरियड में उनका जो है प्रॉपर्टी किसके पास होगा, मेन के पास होगा, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी पैट्रियार्किकल, और महिलाओं का कुछ भी संपत्ति नहीं होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रभावती गुप्ता के ने क्या किया, लैंड डोनेट किया। क्वीन हैड स्पेशल पावर, जिसका मतलब क्वीन पावर है। अब ये इंस्क्रिप्शन पता चला, अब उनके पास स्पेशल पावर क्यों आएगा, तो भाई सीधी सी बात है, आपके बुक में आपने स्त्रीधन के बारे में तो पढ़ा ही है, जहाँ पर गोत्रास, हाँ वुमेन के गोत्रास के बारे में भी पढ़ लेना, कैसे ट्रांसफर होता है, शादी के बाद कौन, शादी के पहले कौन सा गोत्रा, ये रूल्स पढ़ लेना। ठीक है, तो खैर अब फिर से वापस प्रभावती गुप्ता में आते हैं। तो भाई प्रभावती गुप्ता जो है उनके टाइम पे, अगर हम आज के टाइम से कंपैरिजन करते हैं, जैसे आज अगर लड़कियों की शादी होती है तो माँ पिताजी कुछ ना कुछ लड़की को गिफ्ट देते हैं, ठीक है, डॉरी भी देते हैं, तो उस समय भी तो डॉरी का चलन था, तो हो सकता है कि उन्हें जो है उनके पिता की तरफ से बहुत सारी जमीन मिली होंगी शादी में गिफ्ट की, तो हम स्त्री धन बोलते हैं। तो अब उसी स्त्री धन को कौन यूज करेगी, प्रभावती गुप्ता यूज करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने अपनी जमीन को हो सकता है लैंड ग्रांट दिया होगा। तो व्हाई डिड शी डू इट, तो बिकॉज शी वाज अ पावरफुल क्वीन in the Wakataka kingdom and she had the authority to issue what type of inscription, copper plate inscription। अब copper plate inscription
इस चीज से रिलेटेड है, गिविंग लैंड टू रिलीजियस ग्रुप है आपका कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट। Now, why does this matter? अब ये मैटर क्यों करता है? Because it gives us a rare glimpse, बहुत कम ऐसे एक्सेप्शनल है, into the lives of the elite women, यानी पैसे वाले घर पे, that shows that local practice जो है वो फ्लेक्सिबल थी। ऐसा नहीं कि लोकल प्रैक्टिस फ्लेक्सिबल नहीं थी। यहाँ पर जैसे इसका फ्लेक्सिबल एग्जाम्पल और कहाँ से दूं? तो आपको और एक टॉपिक पढ़ना है जहाँ पर आपने नॉन क्षत्रिय रूलर देखा होगा। अब नॉन क्षत्रिय रूलर्स में क्या है, जनरली धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र क्या बोलते हैं, जिसको ब्राह्मण ने कंपोज किया था, एज पर दैट कि जो क्षत्रिय है वही राजा बनेगा। लेकिन क्या सारे जितने लोग राजा बने हैं सभी क्षत्रिय थे क्या? व्हाट अबाउट द सक्सेसर ऑफ द मौर्यन, व्हाट अबाउट द शका रूलर्स? तो वो एग्जांपल्स आप पढ़िएगा अबाउट द ओरिजिन ऑफ मौर्यास, मौर्यास के बाद जो आए वो कौन से से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में पढ़िएगा, तो जो आपको प्रूफ देते हैं नॉन क्षत्रिय रूलर्स के बारे में, पढ़कर जरूर से जाइएगा। और प्रभावती गुप्ता का केस भी एक्सेप्शनल है। नाउ लुक एट द इमेज। तो भाई इमेज वाले क्वेश्चन कर लेना आपके बुक में, जिस पेज में जो इमेज है। ये जरूरी नहीं है कि आपका इमेज रिपीट होगा, क्योंकि इमेज गिवन, जब जिस टॉपिक को पढ़ोगे उस पेज में जो इम्पोर्टेंट इमेज होगा उसके नीचे भी जो टैगलाइन है वो पढ़कर जाइएगा, जिससे आपको पता रहे कि इमेज इससे रिलेटेड है। इमेजिन कीजिए ये जो इमेज दिया है, देखिए और बताइए किससे रिलेटेड है। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, वहां भी आपको वह जनरली एग्जाम में आपको ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, तो जितने इमेज प्रैक्टिस ताकि आप ब्लैक एंड व्हाइट में क्या होता है आइडेंटिफाई करना जरा सा डिफिकल्ट होगा जब इस तरह से मेरा इमेज। तब आ जाओ ऑप्शंस, ये क्या है, दिस इज यहाँ पर क्या बोला है, द फॉलोइंग पिक्चर शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेंपल कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल पीस ऑफ रॉक। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ का हिंट पहले ही दे दिया है। एक ऐसा टेंपल का स्ट्रक्चर है जो किससे बना है, कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल पीस ऑफ रॉक, एक रॉक के सिंगल पीस, यानी कि इस मंदिर को बनाने के लिए एक ही रॉक का कट किया गया है, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई दिस टेंपल करेक्टली फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। बाकी ये टेंपल कहाँ से क्या है, कौन सा टेंपल है, देवघर टेंपल, बी कहता है कैलाशनाथ टेंपल, सी कहता है महाबलीपुरम टेंपल एंड डी कहता है बृहदेश्वर। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है कैलाशनाथ टेंपल। ओके, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज कैलाशनाथ टेंपल। ऑब्जेक्टिव में अब क्या है, यहाँ देखिए लोकेशन एलोरा जो है आपका महाराष्ट्र में है, कंस्ट्रक्शन मोनोलिथ है, ठीक है। ये कहाँ का पार्ट है, ये जो कैलाशनाथ टेंपल जो है एलोरा महाराष्ट्र का पार्ट है, मोनोलिथिक है, कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सिंगल रॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किसके जो है पेट्रोनेज में बना है, तो लाइकली बिल्ट अंडर दी राष्ट्रकूटा किंग्स। तो ये मैंने आपको कैलाशनाथ टेंपल के सारे पॉइंट, ठीक है। लोकेशन कहाँ पर है, एलोरा महाराष्ट्र। कंस्ट्रक्शन कहाँ पर, कंस्ट्रक्शन कैसा है, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन है, यानी कि सिंगल जो रॉक को यूज करके बनाया गया है। किसने बनाया है, probably built by Rashtrakuta king. Okay. Now the next question. तो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड है, दैट अल-बरूनी's मेजर वर्क। अब अल-बरूनी की मेजर वर्क का नाम क्या दिया है यहाँ पर, तो इट इज किताबुल हिंद, ठीक है। अल-बरूनी's मेजर वर्क किताबुल हिंद, सिग्निफिकेंट फॉर इट्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ इंडिया, यानी इसको पढ़ने से आपको भारत के बारे में बहुत कुछ पता है ना। तो which of the following was the primary aim of this work? अब यहाँ से कौन सा टॉपिक शुरू हो गया बच्चों आपका, यहाँ से आपका शुरू हो गया मेडाइवल इंडिया। और मेडाइवल इंडिया का पहला चैप्टर किससे डील करता है, अबाउट द ट्रैवलर्स, है ना। तो अब जो ट्रैवलर्स है उन्होंने कौन सा यूनिक चीज पर काम किया, उनकी लिखी किताबें, उनके बारे में आप पढ़िएगा, ठीक है। किसने सती के बारे में लिखा है, ठीक है। फ्रैंकोइस बर्नियर ने क्या कहा है, इब्न बतूता ने क्या कहा है, इब्न बतूता को कितनी का नॉलेज था, अल-बरूनी जो है उनके बारे में लिखिए पढ़िएगा, उनके किताब का फीचर क्या है, तो उनके बुक के बारे में तो दे दिया है, दैट अल-बरूनी ने जो किताब लिखी है उसका नाम क्या है, किताबुल हिंद। इस तरह से इब्न बतूता ने जो किताब लिखी वो क्या है, फ्रैंकोइस बर्नियर ने जो किताब लिखी उसका क्या है, मतलब और उस किताब में किसके बारे में बोला है, which book is making comparison or which traveler making comparison between east and west, ये भी पढ़िएगा, ठीक है। तो अल-बरूनी का जो मेजर वर्क है जिसे हम किताबुल हिंद, इट्स सिग्निफिकेंट फॉर इट्स कंप्लीट स्टडी ऑफ इंडिया,
Which of the following was the primary this work? अब ये जो किताब लिखने का जो है एम क्या था? ऑप्शन ए कहता है प्रमोट इस्लामिक, ठीक है, डी कहता है मैप ज्योग्राफिकल लोकेशन, सी कहता है क्रिटिक कल्चर एंड ट्रेडिशन एंड डी कहता है डॉक्यूमेंट इंडियन कल्चर। अलबरूनी ने जो किताब हिंद लिखी भारत आकर के, क्या उन्होंने इस्लामिक को प्रमोट करने के लिए किताब लिखी या फिर केवल ज्योग्राफिकल लोकेशन के मैपिंग करने के लिए किताब लिखी या फिर क्रिटिक कल्चर एंड ट्रेडिशन की भारत के कल्चर को क्रिटिसाइज किया है, ट्रेडिशन को क्रिटिसाइज किया है, ऐसा कुछ किया है क्या उन्होंने? ठीक है, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट इंडियन कल्चर या फिर उन्होंने बहुत अच्छे इंडियन कल्चर को डॉक्यूमेंट किया। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर। तो भाई करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट कल्चर। ओके, तो व्हाई डिड ही राइट इट? तो अलबरूनी वांटेड टू प्रोवाइड अ डिटेल, अलबरूनी ने ये किताब क्यों लिखी? क्योंकि वो चाहते थे एक डिटेल ऑब्जेक्टिव गाइड फॉर फिलो अरेबिक स्पीकर्स के लिए लिखे, टू अंडरस्टैंड इंडियन रिलीजियन, भारत को समझे, भारत के साइंस को समझे, सोशल लॉज को समझे। ठीक है, तो ये लोग जब भारत आए विदेशों से तो उन्होंने भारत को समझने के लिए किताब लिखी। ठीक है, अलबरूनी ने भारत को समझने के लिए किताब लिखी और इनकी किताब का एक क्या है कि इन्होंने ना वो जो सांस्कृतिक ट्रेडिशन उसको फॉलो किया। अब सांस्कृतिक ट्रेडिशन को कैसे फॉलो किया? तो भाई भारत आकर के ब्राह्मणर्स के साथ में थे और इन्होंने संस्कृत भाषा सीखा और संस्कृत टेक्स्ट को पढ़ा और इसीलिए इनकी जो किताब जो कि वॉल्यूम में डिवाइडेड है, उन्होंने क्या किया, पहला पार्ट ही जो है, पहला जो चैप्टर का पहला जो पार्ट होता है वो चैप्टर के टॉपिक को क्वेश्चन किया और उसके बाद उसको आंसर किया कंक्लूजन के साथ। ये बुक का यूनिकनेस। नाउ हाउ डिड ही गैदर इंफॉर्मेशन? तो अभी मैंने बताया he spent years in Punjab, learned Sanskrit and worked closely with Hindu Brahmanas to study their ancient texts. And why is his style unique? Most chapters जो है वो start होता है with a question, follow with a description based on Indian text and end with a comparison to other cultures. तो साथ में दूसरे कल्चर्स के साथ वो कंपैरिजन भी दे रहे हैं। ठीक है, तो these are the features of Al-Biruni's Kitabul Hind. Now the next question, through his extensive travel. अब देखिए ये MCQ क्वेश्चन है, लेकिन अब आपको यहाँ पर जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया है। थ्रू आउट हिज एक्सटेंसिव ट्रेवल, तो बहुत ज्यादा ट्रेवल कौन कर रहा था? किसे हम ग्लोब ट्रॉटर कहते हैं? तो भाई तो बतूता को ग्लोब ट्रॉटर कहते हैं क्योंकि उनको घूमना पसंद था। अब घूमना क्यों पसंद था? घूमना इसलिए पसंद था क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर सच में अगर किसी चीज को पढ़ना है, किसी कंट्री के कल्चर को पढ़ना है, तो उसके लिए हमें घूमकर देखना पड़ेगा उस कंट्री को, तब तो उसके बारे में रियल इंफॉर्मेशन पता चलेगी। यानी कि हम जब ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल इज नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, इट इज फॉर दी लर्निंग, है ना, स्टडी के पर्पस। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पर। Throughout his extensive travel, Ibn Battuta was able to explore unfamiliar culture and societies, right? बहुत ज्यादा ट्रेवल किया, कहाँ नहीं पहुंचे वो, है ना, इतने कंट्रीज घूमे भारत आने के बाद, और भारत आकर के भी कितना घूमे फिर उसके बाद, है ना, चाइना तक। तो भाई उन्होंने जो है ये जो एक्सटेंसिव ट्रेवल किया, ये इसकी वजह से एक्सप्लोर क्या किया, अनफैमिलियर कल्चर और सोसाइटीज को। Which of the following competencies did he most likely develop? तो अब उन्होंने कौन सा कॉम्पिटेंसी डेवलप किया इतना घूमकर? ऑप्शन ये कहता है लीडरशिप एंड जुडिशियल मैनेजमेंट, बी कहता है कल्चरल कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल, सी कहता है नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी डेवलप किया, एंड डी कहता है साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज, राइट? तो अब बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, चलिए चेक करें। तो ये कहता है आपका कल्चरल कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या लिखा, कल्चर एंड सोसाइटीज के बारे में लिखा है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी कल्चरल कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल डेवलप किए। बाकी सारी चीज को उन्होंने घूमकर डेवलप नहीं किया था। ठीक है, अब इसके बाद में इसके बारे में डिटेल दैट जो है ऑथर कौन थे इनके, तो ये ऑथर इब्न बतूता कहाँ से थे, मोरक्को से थे। इनके ट्रैवलॉग का नाम क्या था, इनके ट्रैवलॉग का नाम, इन्होंने किताब लिखी उस किताब का नाम है रिहाला, और कौन सा स्किल डेवलप किया था, कल्चरल कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following statement regarding Colonel Colin Mackenzie are correct? Choose the correct option. तो कर्नल कोलिन मैकेंजी ने जो है अपना जो मैंने स्टडी किया था, रिसर्च किया था, किससे रिलेटेड किया था, ये तो आपको स्टेटमेंट पढ़ करके याद आ जाएगा कि द रूइंस ऑफ हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट इन इट बाय हिम। तो हम्पी कहाँ से रिलेटेड है भाई, कौन से चैप्टर से रिलेटेड है? इस इज रिलेटेड विद विजयनगरा एम्पायर। मिल गया आपको। एंड ही वाज एन ऑफिशियल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन? कर्नल मैकेंजी वाज एन ऑफिशियल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने क्या प्रिपेयर किया? फर्स्ट सर्वे मैप ऑफ द साइट। कौन से साइट का? हम्पी का, राइट। एंड ही रिसीव्ड इंफॉर्मेशन ऑफ विजयनगरा एम्पायर। तो उनको विजयनगर एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला था? दुराते बारबोसा से। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है। ये 4 पॉइंट जहां पर कर्नल मैकेंजी के बारे में बोला गया है, बस आपको वहां से पढ़ना है कि आखिर उन्होंने क्या क्या किया था, इनमें से कौन सा। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई आपको क्या करना है? एनसीईआरटी टेक्स्ट ओपन करना है और वहां से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर है बच्चों 1, 2 एंड 3। तो आखिर ये 1, 2 एंड 3 में क्या है? एट द रूइंस ऑफ हम्पी। ये जो हम्पी के रूइंस है ना, वर ब्रॉट टू लाइट इन 1800 बाय हिम। कौन इसको जो है लोगों के सामने लाया? कर्नल कोलिन मैकेंजी ने। ठीक है, हम्पी के रूइंस को दुनिया के सामने लाने वाले जो ऑफिसर, उनका नाम क्या है? उनका नाम है कर्नल कोलिन। और कौन से साल में? 1800। एंड ही वाज एन ऑफिशियल ऑफ व्हिच कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी के वो एक ऑफिशियल थे। अच्छा, के बाद में नेक्स्ट क्या है कि ही प्रिपेयर्ड द फर्स्ट सर्वे मैप ऑफ द साइट। तो क्या लगता है उन्होंने फर्स्ट सर्वे मैप ऑफ द साइट प्रिपेयर किया था या फिर फर्स्ट सर्वे मैप ऑफ द साइट नहीं प्रिपेयर किया था? और इसके बाद में आपका आता ही रिसीव्ड इंफॉर्मेशन। भाई जब वो इसको लाइट में लेकर आ रहे हैं, वो दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं कि जो है हम्पी के रूइंस के बारे में, तो अब उनको अगर विजयनगर एम्पायर के बारे में दौलते बारबोसा से इंफॉर्मेशन था, तो फिर ये दुनिया को कैसे बताते हैं ना? ये दुनिया को कैसे बताते? भाई ये जो है तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये स्टेटमेंट फोर्थ वाला इनकरेक्ट है। ओके, तो मच ऑफ द इनिशियल इंफॉर्मेशन he received was based on what? जो इनिशियल इंफॉर्मेशन था वो किस पर बेस्ड थी? मेमोरीज ऑफ जो है मेमोरीज ऑफ प्रीस्ट ऑफ द विरूपाक्षा टेम्पल एंड द श्राइन ऑफ पंपा देवी। ठीक है, इनसे उनको इनिशियल इंफॉर्मेशन है। Subsequently from 1856 where photographs began to record the monuments which enable scholars to study them। और 1856 से इससे रिलेटेड सारे जो आपके फोटोग्राफ्स अवेलेबल होते थे, जिससे स्कॉलर्स इसको स्टडी कर सकते थे। एंड एज अर्ली एज 1836 एपिग्राफिस्ट जो है बिगेन कलेक्टिंग सेवरल डजन इंस्क्रिप्शन। तो भाई एपिग्राफिस्ट किसे बोलते हैं? तो एपिग्राफिस्ट का मतलब वो लोग जो लोग इंस्क्रिप्शन की स्टडी करते हैं, कलेक्ट करना शुरू किया। एंड फाउंड एट दिस एंड अदर टेम्पल्स दैट हम। तो ये वो सारे इंफॉर्मेशन रिलेटेड। तो आप पढ़िएगा विजयनगर एम्पायर का सेंटर कोर का फीचर्स आप पढ़िएगा। उसके अलावा उनका अमरा नायका सिस्टम आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सिस्टम्स को आपको कवर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको विजयनगर एम्पायर से पढ़ना है कि अब्दुल रजाक ने बारे में क्या कहा। इसके अलावा कौन कौन से ट्रैवलर्स जो है वो विजयनगर एम्पायर के टाइम पर आए, और उनका जो सीक्वेंस है ना वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाता है। ठीक है, उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़िएगा। और इसके अलावा विजयनगर एम्पायर में कितनी डायनेस्टीज उनको पढ़िएगा। तो सबसे पहली डायनेस्टी का नाम क्या है, और वो डायनेस्टी जहां से कृष्णदेवराया बिलोंग करते हैं उस डायनेस्टी का नाम क्या है। सारे इंपॉर्टेंट फीचर कृष्णदेवराया ने किस तरह से विजयनगर एम्पायर के क्या था, ये सारे पढ़िएगा। वाटर के सोर्सेस विजयनगर एम्पायर में कहाँ है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, इन सारे पॉइंट को, ट्रेडिंग के बारे में जरूर से पढ़िएगा। और हाँ, मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स जो है ना, उस समय का आर्किटेक्चर, राइट, उस समय का जो आर्किटेक्चर है, महानवमी डिब्बा, हजरानामा टेम्पल, स्प्रिंग वाला करने वाला, पेविलियन वाला, तो सारा कुछ मंडप, ये सारे पॉइंट पढ़िएगा। लोटस टेम्पल के बारे में पढ़ करके जाइएगा, सॉरी लोटस महल क्या है, इन सब के बारे में आपको जरूर से विजयनगर एम्पायर से पढ़कर जाना है। ठीक है ना, टॉपिक आ गया, आपको पता चल गया कि आपको विजयनगर एम्पायर भी पढ़ना है। क्योंकि जिन बच्चों ने पढ़ा है अभी स्टार्ट करेंगे ना पढ़ाई, है ना।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई आ गया आपका क्वेश्चन, जो मैंने अभी आपको बताया कि विजयनगर एम्पायर से आपको क्या पढ़ना है कि कौन सा ट्रैवलर कब कहां से कौन से कंट्री से कब आया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिलहाल यहाँ पर दिया है मैच द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर और वो कौन से कंट्री से आया है। ठीक है, तो फॉरेन ट्रैवलर्स में अगर हम बात करें तो पहला है आपका हसी निकेतन, बी है डोमिंगो पेस, सी है अब्दुल रजाक और डी है निकोलो डी कॉन्टी। अब ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एक कहता है पर्शिया, टू रशिया, थ्री पोर्तुगल और फोर्थ है आपका इटाली। कौन किस कंट्री से बिलोंग करता है, और आंसर देने की कोशिश कीजिए और चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राइट, ऑप्शन बी। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों का पॉलिटिकल साइंस है खासकर था, जैसे कि निकिता क्रूज, तो अपनासी, अब ये अविनाशी निकितिन जो है, ये निकितिन है, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, रशिया से। तो अब आपको देखना है ये 2 पॉइंट, तो दोनों में 2 था, दोनों में 2 था, लेकिन आप इतना तो फिक्स हो गए कि भाई 2 जो है 1 ए का 2 होगा वो फिक्स। अब डोमिंगो पेस ये कहाँ से है, डोमिंगो पेस जो है ये आपके पोर्तुगल से है। उसके बाद अब्दुल रज्जाक कहाँ से आए थे, भाई ये पर्सिया से आए थे। और निकोलो डी कॉन्टी ये नाम इटालियन, निकोलो डी कॉन्टी इस तरह के नाम इटाली के लोगों के। ये हो गए आपके नाम, ये हो गए आपके चारों फॉरेन ट्रैवलर्स और फॉरेन ट्रैवलर्स की कंट्री। भाई इनका टाइम पीरियड अब आपको, तो हमने ये तो पढ़ा दिया, इनका आपको टाइम पीरियड पढ़ना है। दूसरा हमने बताया अब्दुल रजक का जो विजयनगर एम्पायर का 7 लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन, 7 लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन को आप यहाँ से पढ़ करके जाइएगा, राइट। 7 लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन विजयनगर एम्पायर से आप पढ़कर जाइएगा। नाउ अपनासी निकेतन रशिया, राइट, ये सारा कुछ तो हमने कर लिया है कंप्लीट, फिर भी देख लो रशिया, डोमिंगो पोस्ट पोर्तुगल, अब्दुल रजाक पर्शिया एंड निकोलो डी कॉन्टी इटाली से। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन, which of the following is a major source to understand agrarian history of 16th and 17th century India। वही 16th and 17th century इंडिया जो है वो आपका मेडाइवल पीरियड है। और जब ये मेडाइवल पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं तो इस समय इंपॉर्टेंट तो है रूलिंग डायनेस्टी कौन सी थी, तो वह भाई वो है आपका मुगल्स, है ना, वो मुगल पीरियड है। तो अब आप आइडेंटिफाई कीजिए उस टाइम की ऐसी कौन सी किताब थी जिससे एग्रेरियन हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है। ऑप्शन ए कहता है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ आगरा एंड दिल्ली, ऑप्शन बी कहता है रिलेशनशिप जमींदार, सी कहता है इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल एंड द नेम ऑफ दैट वन इज आईने अकबरी, एंड डी इज सेइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ग्रोन एट दैट टाइम। अब इनमें से मोस्ट प्रोमिनेंट कौन सा लग रहा है जिसको आपको देखकर, तो ये क्यू को पढ़ने से ही ना आपको समझ में आ जाएगा स्टेटमेंट को कि कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं करेक्ट आंसर, दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल, दैट इज आईने अकबरी। तो डेफिनेटली आईने अकबरी होगा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है आगरा एंड दिल्ली का, हमें यहाँ पे क्या बोला 16th एंड 17th सेंचुरी इंडिया बोला, तो हम आगरा और दिल्ली के रिकॉर्ड से क्या पूरे भारतवर्ष का रिकॉर्ड गेन कर पाएंगे? नहीं। पीजेंट और जमींदार के रिलेशनशिप से एग्रेरियन हिस्ट्री के बारे में कैसे कोशिश करता है कि हम उससे पूरा भारत का जो है पता कर लेंगे, या फिर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, तो हमें तो केवल क्रॉप्स के बारे में पता चलेगा, लेकिन जो एग्रेरियन हिस्ट्री है क्या उसके बारे में पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। किससे पता चलता है? द मोस्ट प्रोमिनेंट बुक इज आईने अकबरी है, एंड इट वाज कंप्लीटेड, कब कंप्लीट हुआ था? 1598 में। अब ये 1598 में कंप्लीट हुआ ये तो क्लियर है, लेकिन ये अकबर के शासन का कौन सा साल था? ठीक है, तो दैट वाज 42nd रीनल ईयर ऑफ एम्पेरर, एंड आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू 5 रिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर्टिकुलर किताब को कंप्लीट करने में जो है आपके कब कंप्लीट हुआ? 1598। उस समय अकबर के शासन का कौन सा टाइम चल रहा था? 42nd रीनल ईयर। इसके बाद में नेक्स्ट इसके कितने रिवीजन हुए? 5 रिवीजन है, एंड द आइन जो है वो एक्चुअली उसको लिखने के लिए कमीशन किसने किया था, यानी कि उसको लिखवाने की जिम्मेदारी किसने इनको लिखवाया था? तो भाई पर है जिन्होंने पूरा खर्चा उठाया था। एंड दिस हिस्ट्री नोन एज द, और जिस किताब का ये पार्ट है उस किताब का नाम क्या है? अकबरनामा है। ठीक है, उस किताब का नाम है अकबरनामा, और लिखा किसने? अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन। नाम क्या है भाई अकबर के कोर्ट हिस्टोरियंस का?
भाई उनका नाम है अबुल फजल, राइट, उन्होंने लिखा है। अब अगर हम बात करें अकबरनामा, तो अकबरनामा की भी 3 बुक्स हैं, अकबरनामा की भी 3 किताब है, ठीक है। और इनकी जो फर्स्ट 2 जो है, पहली जो 2 किताबें हैं वो हिस्टोरिकल नैरेटिव है, यानी ऐतिहासिक कहानियां बताती है। तो फर्स्ट 2 बुक्स ऑफ अकबरनामा डील्स विद व्हाट, हिस्टोरिकल नैरेटिव, एंड द आइन अकबरी थर्ड बुक है, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड एज अ compendium compendium of imperial regulation and a gazetted of the empire। इससे हमें पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन पता चलता है। अब अगर हम आइन अकबरी के बारे में बात करें, तो आइन अकबरी में भी 5 किताब है, उनके बारे में आप पढ़िएगा, मुल्क आबादी, मंजिल आबादी, सिपाह आबादी, है ना, ये सारी जो है आइन अकबरी की बुक है। तो उस बुक के सारे पॉइंट आप पढ़िएगा कि आइन अकबरी के मंजिल आबादी किसके बारे में बोलता है, सिपाह आबादी किसके बारे में बात करता है, मुल्क आबादी से किसके बारे में बात करता है। तो ये सारे पॉइंट आप जरूर से पढ़िएगा, ओके। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए सेम पर्टिकुलर जगह से क्वेश्चन किया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग जमींदार। कब की जमींदार, 16th और 17th सेंचुरी इंडिया में जमींदार से रिलेटेड। तो भाई अगर 16th और 17th सेंचुरी इंडिया के जमींदारों के बारे में हम बात करें, तो ये है आपका स्टेट। स्टेट का मतलब आपका यहाँ पर हम समझ लेते हैं किंग, राजा ले लिया। अब इसके बाद में ये आपका मिडिल ब्रैकेट और ये है आपका पीजेंट्स, ठीक है, ये है आपका पीजेंट। तो इन दोनों के बीच में जो लिंक का काम करते हैं वो है आपके जमींदार। इन दोनों के बीच में लिंक का काम जो करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं, इनके लिए जो टैक्स कलेक्ट करने का काम करते हैं वो कौन है, वो है जमींदार, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप से रिलेटेड जो पॉइंट है उसके बारे में आपको बताना है, जो जमींदार से रिलेटेड एप्रोप्रिएट है। तो भाई जमींदार से रिलेटेड आपका पहला पॉइंट क्या कहता है, तो जमींदार वर एक्सप्लॉइटेटिव क्लास, जमींदार जो है वो एक्सप्लॉइटेटिव क्लास थे, वो 16th और 17th सेंचुरी पीजेंट्स को बहुत परेशान करते। ठीक कहता है जमींदार जो है रेवेन्यू कलेक्ट करते थे किसके बिहाफ में, ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। ठीक कहता है दे ऑलवेज मेंटेन कॉर्डियल रिलेशंस विद द विलेजर्स, यानी वो गांव वालों के साथ में एकदम बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। एंड डी कहता है जमींदार हैड स्मॉल पीस ऑफ लैंड फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। तो जमींदार के पास केवल एक छोटी सी जमीन होती थी तो वो अपने पर्सनल, करेक्ट आंसर क्या होगा तो आपको पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, दैट इज द जमींदार्स कलेक्टेड रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है। स्टेट के बिहाफ पे जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते थे। अब यहाँ पर जमींदार्स वर द एक्सप्लॉइटेटिव क्लास फॉर द पीजेंट, तो दे वर एक्चुअली ट्रूली नॉट द एक्सप्लॉइटेटिव क्लास फॉर द पीजेंट, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट नहीं है, ये आपका इनकरेक्ट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर जमींदार कलेक्टेड रेवेन्यू तो ऑलरेडी मैंने बताया था, स्टेट के बिहाफ में जमींदार जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते हैं। कहता है they always maintain cordial relation, हमेशा गांव के लोगों के साथ cordial relation मेंटेन भी नहीं होगा, वो cordial relation हमेशा मेंटेन नहीं करते। दोनों के बीच में डिस्प्यूट तो होगा ही, क्योंकि भाई टैक्स का कलेक्शन करते हैं, राजा के दूत एक तरह से देखा जाता है। और जमींदार के पास में स्मॉल पीस नहीं भाई, ये तो विलेज हेडमैन होंगे ना, तो लैंड जो है बिग बिग पीस ऑफ लैंड होते थे, है ना, रियल बड़े स्टेट्स होते थे, हम ESTAT स्टेट कहते थे, ये था। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट, दैट इज प्राइमरी ड्यूटी, जमींदार के क्या होते थे, जमींदार की प्राइमरी ड्यूटी कलेक्टिंग रेवेन्यू ऑफ द स्टेट, स्टेट के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करना। सोशल स्टेटस क्या था, they were actually landed gentry, वो कैसे थे, landed gentry with high social economic standing, बहुत पैसे वाले हुआ करते थे, गरीब नहीं थे, ठीक है, बहुत पैसे वाले हुआ करते थे। छोटी सी जमीन नहीं होती थी, अगर छोटी सी जमीन होगी तो वो पावरफुल कम होंगे, उनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं होगा। जब वो पावरफुल ही नहीं होंगे, लेस पावरफुल होंगे, तो किसान उसको टैक्स दे देंगे, उनकी बातों को मानेंगे, तो किसान के अंदर उनका डर भी बना रहता था। और वो एक तरह का लैंड जो है वो यूज अपने लिए मैनेज करते थे, यानी जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी वाली जो लैंड होती थी क्या कहा जाता है, दैट वाज नोन एज मिल्कियत। तो मिल्कियत क्या है ये भी कंप्लीट, तो जमींदार वाला जो पार्ट आपका दिया है उसे आप कंप्लीट कीजिएगा। Why did they gain power? तो जमींदार did not just own land, उनके पास केवल लैंड नहीं थी, they performed state service, स्टेट की सर्विस भी
परफॉर्म करते थे। और स्टेट की सर्विस को क्या कहा जाता है? स्टेट की सर्विस जब परफॉर्म की जाती है तब उसे कहा जाता है खिदमत। ठीक है, जब स्टेट की सर्विस को परफॉर्म किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? खिदमत कहते हैं। एंड ऑफन हैड देयर ओन स्मॉल आर्मीज, जमींदारों की आर्मी भी हुआ करती, ठीक है। एंड टू मेंटेन, क्यों आर्मीज रखते थे? लोकल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। इवन कई बार वो जो लोकल एरिया में जस्टिस प्रोवाइड करने का काम भी जमींदार करते थे। लोकल एरिया में जस्टिस प्रोवाइड करने का काम भी कौन करते थे? लोकल एरिया में जस्टिस प्रोवाइड करने का काम भी जमींदार किया करते थे। नाउ व्हाट वाज देयर रिलेशनशिप विद पीजेंट? तो व्हाइल दे वर एन एक्सप्लॉइटेटिव क्लास, वो एक एक्सप्लॉइटेटिव क्लास थे, दे आल्सो एक्ट एज दैट पैटर्नल फिगर। इसीलिए पूरी तरह से एक्सप्लॉइटेटिव नहीं बोलेंगे, वो पैटर्नल फिगर के रूप में काम करते थे, यानी फादर के रूप में काम करते थे। who provided loans and skills, वो इन किसानों को लोन प्रोवाइड करते थे, बीज प्रोवाइड करते थे। ठीक है, इस टाइम पे ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स में जब किसानों के पास पैसे नहीं है, जब मौसम खराब है, तो उसके बाद फसल खराब हो गई, तो उस समय उनको लोन देने का काम करते थे ताकि उनका घर चल पाए, है ना, ये सारा कुछ। अब व्हाई द मिडिलमैन? अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अभी मैंने बताया कि स्टेट और आपका पीजेंट के बीच में जो जोड़ने की करी है यानी ब्रिज, वो कौन है? जमींदार। अब जमींदार को मिडिलमैन क्यों कहते हैं? देखो, द मुगल स्टेट यूज जमींदार, दे हैड लोकल नॉलेज एंड इन्फ्लुएंस। अब आखिर मुगल किंग्स जो है इनको क्यों यूज करते थे? उनको लोकल नॉलेज पता था, लोकल लैंग्वेज पता था, और वहां के जो कंडीशन है उसके बारे में उनको अच्छे से पता था। दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिल्ली लैक, अब दिल्ली में बैठा हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या पता कि लोकल लेवल में लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती। क्लियर हो गया? ये थे आपके सारे पॉइंट जमींदार से रिलेटेड। अब अगला क्वेश्चन, इन अ मॉडर्न सिटी, एक मॉडर्न सिटी में अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ व्हाट? अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ कबीर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखिए बच्चों, आपकी हिस्ट्री में 21 एमसीक्यू है ना, 21 एमसीक्यू है, तो बेटा ये जो 21 एमसीक्यू है ये 3 चैप्टर में लगभग इक्वल डिवाइडेड है। तो हर चैप्टर, हर बुक से आपके कितने एमसीक्यू कवर करेंगे? 7 एमसीक्यू फ्रॉम ईच बुक, राइट। तब जाकर के 7 into 3 जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितने होंगे आपके? 21, राइट। तो इस तरह से आपका एमसीक्यू का वेटेज होगा। किसी ध्यान रखिए, हर बुक से आपके 7 कवर होंगे। तो अगर आपको 2 बुक भी अच्छे से है तो आप करेक्ट करें। एमसीक्यू बहुत वाइटल रोल है आपको पास करने में, आपके मार्क्स को 90, है ना। नाउ अब आ जाते हैं कबीर के बारे में। भाई कबीर की टीचिंग के बारे में पढ़कर जाइएगा, है ना, भक्ति मूवमेंट से। तो इन अ मॉडर्न सिटी अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन कैसे आपको बोला, एक मॉडर्न सिटी में जो दोस्तों का एक ग्रुप था, उन्होंने क्या पूछा, क्या डिस्कस कर रहे हैं? रेलेवेंस ऑफ कबीर टीचिंग, कि आखिर कबीर तो इतने पुराने हैं, कबीर की टीचिंग क्या आज के टाइम पे कोई रेलेवेंस है? आज के सोसाइटी पे रेलेवेंस है? तो सब बिलीव, अब जब डिबेट हो रहा है तो कुछ लोगों का क्या कहना होगा? डेफिनेटली दीज आर आउटडेटेड। कुछ लोगों का मानना है नहीं भाई, अब कबीर की का क्या ही मतलब है, ये तो आउटडेटेड है। while others see their significance promoting equality, दूसरे तरफ कुछ लोगों का मानना है कि ये इक्वालिटी को और लव को प्रमोट कर रहे हैं। So which of the following scenario best reflect Kabir's relevance to? तो अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कबीर के रेलेवेंस को आज के टाइम पे प्रूव करता है कि यस कबीर इज आल्सो इम्पोर्टेंट एट प्रेजेंट टाइम, आज मॉडर्न सोसाइटी में भी कबीर की जरूरत है। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है? ऑप्शन ए कहता है अ डिबेट ऑन कबीर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, बी कहता है अ डिस्कशन इसमें पॉलिटिक इरेलेवेंट, नेक्स्ट कहता है फोकस ऑन सोसाइटल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस ओनली, डी कहता है सीकिंग सिंपल कनेक्शन विद द डिवाइन। तो अब आपको इनमें से कौन से प्रोमिनेंट लग रहे हैं? सीकिंग सिंपल कनेक्शन विद द डिवाइन, ये भगवान के साथ को एस्टैब्लिश करता है, मॉडर्न टाइम पे रेलेवेंट है। डी कहता है फोकस ऑन सोसाइटल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस, तो ये जो कबीर के दोहे हैं, कबीर के जो टीचिंग है, क्या ये केवल सोसाइटल नॉर्म्स और ट्रेडिशन को ही टारगेट करते हैं? ठीक कहता है अ डिस्कशन डिसमिसिंग स्पिरिचुअलिटी इरेलेवेंट, एंड ए कहता है अ डिबेट ऑन कबीर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है सीकिंग कनेक्शन विद द डिवाइन। कबीर जो है
तो डिवाइन के साथ में यानी गॉड के साथ में, अध्यात्म के धर्म के साथ में, भगवान के साथ में एक सिंपल कनेक्शन स्टैब्लिश कर। कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं है, कोई क्रिटिसिज्म कुछ नहीं, बल्कि वो सिंपली कबीर ने को बताया, वो सिंपलिटी से हमें भगवान के साथ में कनेक्शन स्टैब्लिश करने में आसानी होती है। तो व्हाई कबीर इम्पोर्टेंट टुडे? बिकॉज कबीर रिजेक्टेड स्ट्रिक्ट रिलीजियस बाउंड्रीज, है ना, उन्होंने स्ट्रिक्ट रिलीजियस बाउंड्रीज को क्या है, रिचुअल्स को रिजेक्ट किया है, टीचिंग दैट गॉड इज फाउंड इन द हार्ट, भगवान आपके दिल में है। आपको भगवान की तलाश करने के लिए किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, हम यही करते हैं, भगवान के लिए हम मंदिर जाते हैं, लेकिन भगवान तो आपके मन के अंदर है। कि अगर मान लो, एक एग्जांपल सिंपल बताती हूँ, कबीर से रिलेटेड है, जब हम कुछ गलत करते हैं, हमारा मन हमें बताता है ना कि भाई ये तो गलत है, फिर भी हम उसके अगेंस्ट में तो जाकर काम करते हैं। तो ये कबीर के टीचिंग में तो सिंपल लिखा हुआ है। अब हमारे मन पे जो बैठा हुआ है, जो हमें गाइड कर रहा है, तो वो कौन है जो हमें बता रहा है कि गलत है ये, फिर भी हम उसके अगेंस्ट में जाकर के काम करते हैं। तो मन आपके जो गलत काम को जानता है। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर that God is found in the heart, making his message perfect for a modern and diverse society. ठीक है? And how did he use Rita Bansi? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी टीचिंग आइडियोलॉजी किस पर बेस्ड है? Rita Bansi, जिसको अपसाइड डाउन से हैं। तो टू चैलेंज पीपल्स रूटीन थिंकिंग, लोगों के रूटीन को चैलेंज करने के लिए, एंड मेक देम क्वेश्चन सोशल इनजस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उल्टे तरीके से दुनिया को बताते नहीं, है ना। नेक्स्ट, व्हाई इक्वालिटी? तो बाय ब्रिंगिंग टुगेदर आइडियाज फ्रॉम बोथ इस्लामिक एंड हिंदू ट्रेडिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके आइडियाज दोनों जगह से आते, इस्लामिक ट्रेडिशन, हिंदू ट्रेडिशन से आते, एंड ही प्रोमोटेड अ कल्चर वेयर ह्यूमन डिग्निटी वाज मोर इंपॉर्टेंट देन कास्ट और क्रीड। तो यहाँ पर आपकी हो गई ना कबीर की टीचिंग के भी पार्ट हो गए, जो कबीर की टीचिंग आज के टाइम पे इम्पोर्टेंट है। ये सारे पॉइंट हमने कवर कर लिया, हमने एमसीक्यू का पॉइंट भी कवर कर लिया, हमने यहाँ पर सब्जेक्टिव पॉइंट को भी कर लिया। तो आप कबीर की टीचिंग को पढ़िएगा, गुरु नानक की टीचिंग को पढ़िएगा, मीराबाई के बारे में पढ़िएगा, सगुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा, है ना, ये सारे आपके टॉपिक है। पासवानास, आपका वीर शैविज्म क्या है, ब्राह्मणास ने कास्ट के लिए क्या क्या थ्योरी बोला है, ये सारा कुछ हमें पढ़ना है। बोलेंगे भाई मैडम एक साथ कितना कुछ बोल रही है, मैं एक साथ नहीं बोल रही हूँ, आपको बता रही हूँ होगा, क्योंकि आप इस तरह से पढ़ोगे तब जाकर के कवर कर पाओगे, वरना कवर करना मुश्किल होता है, क्योंकि एक टॉपिक आप एक दिन पढ़ोगे, उसके बाद आप सीधे जाके एग्जाम में लिखोगे तो कैसे होगा। जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आसपास के सारे चीजों को आपको पढ़ना ही है। नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन कॉज ऑफ द संथाल रेबेलियन? संथाल रेबेलियन कब हुआ था? 1855। तो आपको एक पॉइंट यहाँ से मिल, मान लो संथाल से रिलेटेड या पहाड़िया से रिलेटेड और पॉइंट आ गए, तो आप अगर अपने क्वेश्चन को ठीक से, कई बार कुछ कीवर्ड्स आपको क्वेश्चन से मिल जाते हैं कि आपको याद नहीं है संथाल रिबेलियन कब हुआ, तो यहाँ मिल गया संथाल रिबेलियन। ध्यान रखिएगा कि जनरली नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पॉसिबिलिटीज ना, हिंट मिलती। तो भाई संथाल रिबेलियन के मेन कॉज क्या थे? संथाल रिबेलियन को याद होगा, यहाँ पर दो ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में बताया है इस चैप्टर में, एक है आपका पहाड़ियास और दूसरा है पहाड़िया, और किसके बारे में बताया? पहाड़िया और संथाल के बारे में। तो अब अगर ये पहाड़िया के बारे में हम पूछते तो क्या पहाड़िया ने सरेंडर किया था ब्रिटिशर्स के सेटल्ड एग्रीकल्चर को लेकर के पॉलिसी सरेंडर? तो ब्रिटिशर्स ने इनका जीना मुश्किल कर दिया, और दूसरी तरफ उसी टाइम पे उन्होंने किसको टारगेट किया? संथाल को, और संथालों के लिए जो विलेज बना, जो लैंड उनको दिया गया, उनको दामिनी को बना दिया कहा गया, और बाद में फिर संथाल परगना बनता है। कैसे संथाल परगना बना दामिनी को, है ना। पहाड़ियास के प्रॉब्लम्स को आपको बताना है, क्यों ब्रिटिश जो है सेटल्ड एग्रीकल्चर की तरफ में ज्यादा शिफ्ट आते थे, क्यों वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अगेंस्ट में थे, ये सारे पॉइंट आपको पढ़ना है। संथाल रिवॉल्यूशन रेबेलियन की कॉजेस क्या है, तो चलिए देखते। इम्पोजिशन ऑफ द समरी सेटलमेंट, बी कल्चरल सेपरेशन ऑफ द ब्रिटिश, सी कहता है इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, एंड डी कहता है हेवी टैक्सेस एंड एनर्जी। तो अब इनमें से कौन सा एकदम जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, ये देखते हैं। तो दैट इज हेवी टैक्सेस एंड लैंड, हेवी टैक्सेस एंड लैंड एनर्जी।
तो भाई ब्रिटिशर्स ने पहले संथालों को बहलाया फुसलाया कि आइए आपको दे रहे, आपकी जमीन है, आप इसको क्लियर कीजिए, यहाँ पर खेती करिए। हाल बेचारे मासूम वो करने शुरू हो गए, ब्रिटिशर्स की बातों में आ गए, डोमिनेट हो दिया गया। धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट भी अच्छा हुआ, संथालों का पॉपुलेशन भी बढ़ने लगा, सब कुछ अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे आगे जाकर उन्होंने ये देखा कि भाई ये अंग्रेज जो है ना, वो तो इनको यूज कर रहे हैं, वो उनके ऊपर हेवी टैक्सेस लगा रहे, और अगर टैक्स ना दे तो उनको सीज कर रहे, और वो जमीन जिनको इन्होंने क्लियर किया था। आया समझ में? तो इनसे परेशान हो गए, आउटसाइडर से परेशान हो गए। वैसे कंडीशन संथाल रिबेलियन होता है 1855 में। तो मेन कॉज तो हमने बता दिया, हेवी टैक्सेस एंड एनेक्सेशन। लेकिन किसके अगेंस्ट में किया था? इट वाज अगेंस्ट होम, तो ये आउटसाइडर्स के अगेंस्ट में थे, और आउटसाइडर्स को ये कहते थे डीकूज। ये आउटसाइडर को क्या कहते थे? डीकूज कहते थे। तो ब्रिटिश ऑफिशियल, जमींदार और मनी लेंडर। तो ब्रिटिश ऑफिशियल तो समझता, तो जमींदार भी तो इनको परेशान कर रहे थे, मनी लेंडर जैसे ये लोन ले रहे थे, उनके ऊपर कर्ज के बोझ तले दबते चले जा रहे थे। तो यह हो गया। अब इसी की वजह से लास्ट में आउटकम क्या है? आउटकम तो भाई बहुत ही जैसे ब्रूटल सपरेशन संथाल रिबेलियन का। उसके बाद में फिर बनता है आपका आगे जाकर संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपका आगे जाकर के कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनता है? संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट। अब अगले क्वेश्चन में, फाइंड द ऑड वन आउट रिगार्डिंग द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। अब ऑड वन का मतलब क्या है? तो इसके आपको पॉइंट में प्रोविजंस में नहीं है, तो उसको हम ऑड वन कहेंगे। इट इज नॉट रिलेटेड विद दिस परमानेंट सेटलमेंट। अब भाई इनमें से कौन सा चीज जो है ऑड है? द सनसेट लॉ, द वर्धमान ऑक्शन, सी कहता है फिफ्थ रिपोर्ट, एंड डी है द राइट्स। तब इनमें से कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपके जो परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड है, और परमानेंट सेटलमेंट का टाइम पीरियड भी दे दिया है 1790। अब इनमें से कौन से वो परमानेंट सेटलमेंट का पार्ट नहीं? तो परमानेंट सेटलमेंट के टाइम पीरियड को याद कीजिए, था आपका सनसेट लॉ। अब ये सनसेट लॉ क्या है? सनसेट लॉ का मतलब है कि जो डेट दिया गया है, मान लो आज जो है आपका 30 अगस्त है, आज आपका 30 अगस्त है, 30 अगस्त है, और आपका जो है टैक्स पे करने का आज दिन है। आज शाम को यानी कि 30 अगस्त शाम को सूर्य ढलने तक, ठीक है, आपको अपना टैक्स पे कर देना, रेवेन्यू जो है वो ब्रिटिश पे कर देना है टैक्स। लेकिन अगर आप फेल हो गए तो फिर आपकी जमींदारी की नीलामी होगी, ठीक है, आपकी जमींदारी की नीलामी होगी और ऑक्शन में चला जाएगा वो, और आपके हाथों से आपकी जमींदारी छीन ली जाएगी। तो परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ किया गया था? परमानेंट सेटलमेंट जो है जमींदार के साथ में किया गया था, ठीक है। तो सनसेट लॉ आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद बोला वर्धमान ऑक्शन। तो अब ऑक्शन है तो डेफिनेटली रिलेटेड है ना इससे, और वर्धमान ऑक्शन का वो यहाँ पर दिखाया गया, यहाँ बताया गया कि किस तरह से ऑक्शन को जो है जमींदार मैनिपुलेट करते थे। तो पता है कि एक बार परमानेंट सेटलमेंट में जो टैक्स फिक्स किया वो हर समय रहेगा, याद है ना आपको परमानेंट सेटलमेंट कि यहाँ पर जो टैक्स फिक्स हो गए हैं वो ऑल टाइम वही रहेगा, भले आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो भले आपका प्रोडक्शन कम हो, तब ऑल टाइम सेम रहेगा, परमानेंटली फिक्स कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या है? उन्होंने बहुत मिनिमम टैक्स रखा था नहीं, उसी टाइम पे वो बहुत ज्यादा वेरी हाई टैक्सेस रखे थे, वेरी हाई, फ्यूचर में भी उनको कोई नुकसान ना हो। उन्होंने सोचा बस हमने तो एक सिस्टम लगा दिया, अब बैठे रहेंगे आराम से हमारा पैसा आता रहेगा। लेकिन भाई यहाँ के जमींदार भी बुद्धू नहीं थे, ठीक है, इतना हाई टैक्सेस देना तो मुश्किल होता था। तो अब इन्होंने क्या किया? ऑक्शन करवाना शुरू। और एक इम्पोर्टेंट बात है, ऑक्शन कब नहीं होती थी? अगर जो जमीन है वो अगर किसी महिला के नाम, अगर जमींदारी किसी महिला के नाम पे, तो ऑक्शन नहीं होगा, ठीक है, अदरवाइज वो ऑक्शन में होगा। तो ये लोग और भी एक चालाकी करते थे, जमींदार की प्रॉपर्टी को पत्नी के नाम पर, बेटी के नाम पर, बहन के नाम पर इस तरह ट्रांसफर कर देते थे ताकि वो जमीन की नीलामी ना हो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब नीलामी होती थी तो खुद के लोगों को भी बैठा के रख देते, खुद के लोगों को भी बैठा के रख देते थे। और इसके अलावा अगर बाहर से कोई आने वाला होता था तो याद करो वो पुरानी फिल्म पर एकदम लटियाल से जाकर डंडा लेके हमें इसको उसने देखा, वैसा ही होता था भाई, ठीक है। उन लोगों को अंदर नहीं आने देते थे जो उस ऑक्शन में शामिल होंगे, अल्टीमेटली फिर से इन्हीं के पास जाता था। यानी जो ब्रिटिशर्स ये सोच के बैठे थे कि उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिला उतना, ठीक है। तो आ जाओ, वर्धमान का ऑक्शन इज रिलेटेड विद दिस।
और फिफ्थ रिपोर्ट जो है दैट इज अ सीरीज ऑफ रिपोर्ट जो है अंग्रेजों ने जो लाया था, जिससे ये पता चल रहा था कि कंपनी क्या काम है ना, क्या कंपनी का टाइम पीरियड है। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट का टाइम पीरियड बोले तो भाई वो तो 18 बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्ट कंट्रोल हुआ। उसके पहले भारत में जो रूल कर रहे थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट एक्चुअली तो फिफ्थ रिपोर्ट है एक तरह से। अब ये अगेंस्ट में हम क्यों कहें, अगेंस्ट में इसलिए कह रहे हैं कि जो रॉयल चार्टर था ना, उस रॉयल चार्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका 17th सेंचुरी 1600 एडी में इसको दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट में जाकर के इंडिया जैसे ट्रेड करने का अधिकार है, और वहां पर ब्रिटेन से कंट्री जो कंपनी ट्रेड करने के लिए नहीं आएंगे, ठीक है, ब्रिटेन से दूसरी कंपनी ट्रेड करने नहीं, यानी इस इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली हो गया, उनके लिए ब्रिटेन से कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन अब बताओ, एक को मौका मिलेगा, एक कंपनी को गवर्नमेंट परमिशन, कंपनी नाराज नहीं होगा, वो नहीं चाहेगा कि अरे वो इतना प्रॉफिट जनरेट कर रहा, हमको मौका नहीं मिल रहा, हमको भी तो मौका चाहिए। और जब ऐसा होगा तो वो क्या तलाशना शुरू करेंगे, वो उसकी प्रॉब्लम्स को खोजना शुरू करेंगे जिसको ये अकेले का क्या कंपनी। तो इस फिफ्थ रिपोर्ट में दिस वाज अ सीरीज ऑफ रिपोर्ट था, उसका ये फिफ्थ टाइम में पब्लिश होने वाला रिपोर्ट था, जहां पर स्टेट जो बदमाशी को दिखा, पढ़कर जाइएगा फिफ्थ रिपोर्ट। और वाई डिड जो है आपका जमींदार फेल टू पे रेवेन्यू टाइम, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं जो है वो आपका परमानेंट सेटलमेंट में कैसे आएगा, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट तो बंगाल में था और डिकन राइट्स कमीशन भी बंगाल एरिया में, तो ये हो गया ना ऑर्ड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, द डिकन राइट्स जो है कमीशन इज एन ऑर्ड वन। परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस 1793 बंगाल, ऑर्ड वन डिकन राइट कमीशन, ये किससे रिलेटेड है, रैयतवाड़ी सिस्टम से, कहां पर, बॉम्बे में। ये एलिमेंट क्या है आपके इसके परमानेंट सेटलमेंट के, सनसेट लॉ, फिफ्थ रिपोर्ट और वर्धमान ऑप्शन। नाउ व्हाई इज द डिकन कमीशन डिफरेंट, अब ये भी आपको मैंने बता दिया यहाँ पर, चलो दिस कमीशन वाज सेट अप मच लेटर, वो आपका बना था 1793 में परमानेंट सेटलमेंट। अब ये 1875, ये जिस समय था उस समय इंडिया में कौन थी, उस समय इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। लेकिन 1875 में इंडिया में कौन आ गया भाई, इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल हो गया था, ठीक है। सो द कमीशन वाज सेट अप मच लेटर 1875, एंड व्हाई डिड दिस डिकन कमीशन वाज सेट अप, टू इन्वेस्टिगेट पीजेंट रिवॉल्ट, कि आखिर डिकन एरिया में पीजेंट रिवॉल्ट क्यों कर रहे हैं इन वेस्टर्न इंडिया, एंड व्हिच हैड अ डिफरेंट लैंड सिस्टम, और इसे रैयतवाड़ी सिस्टम कहा जाता था। यहाँ पर जो लैंड सिस्टम था उसे रैयतवाड़ी सिस्टम कहा जाता। अब भाई बच्चों, जिन बच्चों को रैयतवाड़ी का मतलब है उनको भी बताते हैं कि रैयत का मतलब क्या है, रैयत का मतलब एक्चुअली होता है पीजेंट, ठीक है, पीजेंट। तो जहां पर बंगाल में ये जो परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ किया गया, जमींदार के साथ, तो वही बॉम्बे डिकन में ये जो सेटलमेंट था रैयतवाड़ी सेटलमेंट, डायरेक्ट किसानों के साथ किया, ठीक है, इसीलिए इसको रैयतवाड़ी सेटलमेंट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। भाई अब यहाँ पर आपका क्या आ गया, लीडरशिप ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो लीडरशिप ऑफ 1857 रिवॉल्ट, यानी कि इस रिवॉल्ट से रिलेटेड लीडर्स है उनको किस नाम से बुलाया जाता है, कौन सा वन इम्पोर्टेंट ऐसा पर्टिकुलर जो आपका प्रिंसली स्टेट था जिसको जब इन्होंने एनेक्स कर लिया तो उनकी नाराज हो गई थी, अपने राजा को बहुत दूर तक गीत गाते हुए छोड़ने के लिए गए थे, ठीक है, कौन से मौलवी ने वाइटल रोल प्ले किया, कौन सा लीडर कहाँ से रिलेटेड है, कॉजेस क्या है, ह्यूमर्स ने वाइटल रोल क्या प्ले किया। और इसके साथ साथ ये तो हो गए कॉमन पॉइंट, भाई इस चैप्टर में और एक पॉइंट बाकी है जो आप नहीं पढ़ते, पढ़ के जाइएगा, वो है कि आखिर ब्रिटिशर्स के रिस्पॉन्स कैसे थे और ब्रिटिशर्स ने उन लोगों को क्या कहा जो जिन लोगों ने को बचाने में बहुत वाइटल रोल प्ले किया। इसके अलावा इस समय कुछ पेंटिंग्स जो है पब्लिश थे, उन पेंटिंग्स के बारे में भी पढ़कर जाइएगा, यानी कि पार्ट ऑफ द ह्यूमर्स पढ़ लिया, है ना,
1857 रिवॉल्ट में कॉजेस में तो र्यूमर्स बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। इसके अलावा ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के बारे में भी था। फिर इसके अलावा ये जो आखिर सिपाहियों ने क्यों विद्रोह किया, तो भाई क्योंकि पहले जो है अंग्रेज ऑफिसर और बाद के अंग्रेज ऑफिसर 1820s के पहले और 1820s के बाद के जो आपके जो ऑफिसर्स थे ब्रिटिश ऑफिसर्स, में बहुत अंतर। पहले के ऑफिसर्स इन सिपाहियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, सुपीरियर फील नहीं कराते थे, अपने साथ क्रिकेट खेलने के लिए लेके जाते थे। अब बाद में सुपीरियर और इंटीरियर वाला कहानी आ गया है ना। और इसके साथ साथ कार्ट्रिज वाला रोल प्ले अरे इम्पोर्टेंट है। और किसको इन्होंने नेशनल लीडर के रूप में चूज किया था, जफर को। क्यों उन्होंने हाँ किया, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। सारे पॉइंट आपको पता, ठीक है, रीजन हो गया। अब आते हैं लीडरशिप ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो अब 1857 रिवॉल्ट के लीडर और उनके रीजन क्या है बच्चों। तो ऑप्शन ए है शाहमल, ए में है शाहमल, बी में कंवर सिंह, सी में ब्रिजेश कदर और डी में है नाना साहब। और 1 2 3 4 लखनऊ, कानपुर, बड़ौद, आरा। ये आंसर क्या होगा भैया, तो पता होना चाहिए, एकदम भी आ जाएगा आंसर, है ना। चलिए हम लोग चेक करते हैं करेक्ट आंसर। भाई करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्या है आपका करेक्ट है। ऑप्शन में एक ऑप्शन क्या है, शामल जो है परगना बरौद, याद रखना परगना बरौद लिखा हुआ है बुक में। इसके अलावा एक ट्राइबल लीडर के बारे में भी बोला गया है। भाई वो ट्राइबल लीडर कौन थे, उनका नाम भी आपके बुक में कुछ करके स्टेट दीजिएगा, कमेंट में आंसर देंगे और भी मजा आएगा, है ना, इंटरेक्टिव होगा सेशन। अब इसके बाद में नेक्स्ट है कंवर सिंह कहाँ से है, आरा बिहार। उसके बाद में ब्रिजेश कदर लखनऊ से, जो कि लखनऊ के नवाब के बेटे थे। और नाना साहिब, इन्होंने कानपुर से बहुत वाइटल रोल है ना, भाग करके बाद में। ये हो गया आपके 4 पॉइंट। कौन से लीडर कहाँ से है ये अब पढ़ के जाइएगा। यहाँ पर केवल 4 लीडर के नाम दिए गए हैं, आगे और भी लीडर्स के नाम। अवध का कनेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, तेरी अलायंस, ये सारा कुछ आप यहाँ से पढ़िएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में को अरेंज करना है एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब ये आ गया आपका कहाँ से, ये हो गया आपका फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में कि कॉन्स्टिट्यूएंट कब बना, के साथ साथ महात्मा गांधी वाले चैप्टर से आ गया। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बना, जालियनवाला बाग मैसेकर कब हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड गांधी इरविन पैक्ट। तो डेट आपको याद करना पड़ेगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है भाई, डेट वाले क्वेश्चन आते हैं इजी भी आएंगे, है ना। तो अगर हम बात करें मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बना, 1946 में बना, है ना। और पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, याद है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद। जालियनवाला बाग मैसेकर रॉयल एक्ट के बाद आता है 19, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, गांधी इरविन पैक्ट 1930। तो कौन सा करेक्ट है भाई, करेक्ट आंसर है आपका, सॉरी गांधी इरविन पैक्ट है आपका 1930। नहीं भाई, कभी कभी गलती हो जाती है, 1901, ठीक है। सो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑप्शन क्या है आपका, बी है, दैट इज व्हाट, बी में 2431। तो आपका जालियनवाला बाग मैसेकर, फिर गांधी इरविन पैक्ट, उसके बाद फिर आपका आएगा क्विट इंडिया मूवमेंट और उसके बाद में आपका कॉन्स्टिट्यूएंट का फॉर्मेट क्लियर हो गया। तो 1919 मैसेकर टर्न गांधी इनटू अ ट्रूली नेशनल लीडर, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच टर्न गांधी इनटू क्या नेशनल लीडर, दैट इज 19। क्योंकि इसके बाद में फिर आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, ये सबको मर्ज करके अंग्रेजों के अगेंस्ट, है ना। लेकिन ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस कब ले लिया, 1922, इस इंसिडेंट्स के बाद में, दैट इज चौरी चौरा के बाद। क्यों लिया, क्योंकि वो वायलेंट था, ये पढ़ लीजिए। तो इन द 1919 massacre turned Gandhi into a truly national leader who realized that British must be challenged with non-violence। इनको भी अहिंसा पर पूरी तरह से विश्वास था, हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा से जीत। 1931 में the British realized that they had to talk to Gandhi. The pact led to the suspension of civil disobedience movement and Gandhi attending the राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और ये कब की बात है,
ये आपका बात है जब गांधी जी ने कौन सा मार्च किया था, सॉल्ट मार्च। गांधी जी ने आखिर सॉल्ट को जो है क्यों चुना, सॉल्ट मार्च क्यों किया, सॉल्ट मार्च से रिलेटेड प्रॉब्लम, रोल ऑफ टैक्स प्रॉब्लम्स, साइमन कमीशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, और गांधी जी कैसे ट्रूली नेशनल हैं, और कौन कौन से ऐसे सोर्सेस थे जिनसे हमें उनके बारे में पता चलता है, ये सारे पॉइंट आपको पढ़ने हैं। ओके, so 1931 the British realized that they had to talk to whom Gandhi ji, and the fact led to suspicion of civil disobedience, और गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया लेकिन कोई आउटकम नहीं निकला, वापस आ। इसके बाद में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। Paul made it clear the British had to leave, leading directly to the 1946 right India's new laws, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट सारे लीडर्स, जितने भी लीडर्स है सबको जेल में डाल, है ना। और ये कौन सा टाइम पीरियड है वर्ल्ड लेवल में, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, और सेकेंड वर्ल्ड वार को लेकर के क्या बोला था, कांग्रेस पार्टी ने रिजाइन भी कर दिया था, तो लेजिस्लेटिव हुआ था ये कहकर कि हम आपको सपोर्ट करेंगे ब्रिटेन को सेकेंड वर्ल्ड वार में, बदले में हमको है ना। लेकिन ब्रिटिशर्स कहीं से भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने को रेडी नहीं थी, और ये वही टाइम है जब सुभाष चंद्र बोस जी जो है जाकर के इंडियन नेशनल है ना। Now the next question, which one of the following was a key feature of the subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley in 1798? भाई आपका आ गया सब्सिडियरी अलायंस। अब सब्सिडियरी अलायंस पढ़ेंगे तो अवध जरूर से पढ़ लीजिएगा। अवध को चेरी दैट विल ड्रॉप इन माय माउथ इन, ये किसने कहा था और किससे रिलेटेड है, और वहां पर क्या हुआ। अवध का एनेक्सेशन का स्टेप बाय स्टेप पढ़कर जाइए, किस तरह से अंग्रेजों ने अवध को एनेक्स किया था। 1854 से छोड़िएगा नहीं टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने टाइम भी अवध ही पढ़ लीजिए, और सब्सिडियरी अलायंस के सारे पॉइंट को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तब यहाँ पर इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेलेस्ली 1798, इनमें से कौन सा उसका की फ्री ट्रेड पॉलिसी ब्रॉड बाय ब्रिटिश, क्या ब्रिटिश स्टेट के साथ में कोई फ्री ट्रेड पॉलिसी करने की बात की थी। ये तो आज के टाइम पे प्रिंटेड ना कर सकते हैं क्या, कर दे भाई। टी मेंटेनेंस ऑफ नेटिव आर्मी बाय ब्रिटिश, ब्रिटिश नेटिव आर्मी मेंटेन करेगी। टी इंपोजिशन ऑफ वेस्टर्न कस्टम्स बाय ब्रिटिश, और डी कहता है प्रोटेक्शन ऑफ नेटिव टेरिटरी बाय ब्रिटिश। अब नेटिव कौन है, जो भाई जो ब्रिटिश स्टेट है वो बोलते हैं नेटिव, तो वहां की जो मेन जो है जो टेरिटरी है उसको वो प्रोटेक्ट करेंगे। तो इनमें से कौन सा जो है वो फीचर है सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर। भाई करेक्ट आंसर आपका क्या है, सब्सिडियरी अलायंस का प्रोटेक्शन ऑफ नेटिव टेरिटरी बाय ब्रिटिश, कि ब्रिटिश जो है उस राजा की टेरिटरी को उसके आसपास के दुश्मन से प्रोटेक्ट करे। तो बिना अपने कोई बेनिफिट के राजा के टेरिटरी को जाकर के ब्रिटिशर्स प्रोटेक्ट करेंगे, अपने मतलब के बिना को कोई काम करते हैं क्या ये लोग, मतलब के बिना का कोई काम नहीं करते। हाँ इनको प्रॉफिट होगा वही, तो भाई सब्सिडियरी अलायंस कैसे, बाकी कौन से जिससे इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा था। सब्सिडियरी अलायंस वाज डिवाइस्ड बाय, किसने लॉन्च किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में, एंड ऑल दोज हु एंटर्ड इनटू सच एन अलायंस, यानी इस राजा ने सब्सिडियरी अलायंस साइन किया ब्रिटिशर्स के साथ, हाथ मिलाया विद द ब्रिटिश, हैड टू एक्सेप्ट सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखा। नंबर 1, द ब्रिटिश वुड बी रेस्पॉन्सिबल, ब्रिटिश ने बोला कि हम रेस्पॉन्सिबल है, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। लिखा है ना, प्रोटेक्टिंग देयर एली, एली मतलब जिस प्रिंसली स्टेट के साथ में उन्होंने पैक्ट साइन किया है उनको प्रोटेक्शन देंगे। किससे प्रोटेक्शन देंगे भाई, उनको एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट से प्रोटेक्शन देंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से प्रोटेक्शन देंगे। एंड इन द टेरिटरी ऑफ द एली, एली मतलब जिससे दोस्ती किया ब्रिटिश, अब इसकी वजह क्या, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। अभी यहाँ पर कहानी सुनो, तो अभी बाकी है, क्या बाकी है, ब्रिटिश आर्म्ड कंटिंजेंट जो है वुड बी स्टेशन। आपकी आर्मी के पास क्या है भाई, हमारी आर्मी के पास देखो नए नए पता है ना, हम तो यूं ही आपके दुश्मनों को खत्म कर देंगे, हमारी कंट्री आपके घर पे रहेगी, ठीक है, यानी आपके टेरिटरी पे रहेगी, लेकिन बदले में उसको खिलाएगा पिलाएगा कौन भाई, तो राजा को खिलाना पिलाना पड़ेगा, अंग्रेज उसके कोई पैसे नहीं देने वाले। एंड द एली वुड हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर मेंटेनिंग दिस कंटिंजेंट,
लाओ पैसे दो, मेरी आर्मी आप क्यों आए, आपको आपके दुश्मनों से बचा रही, आपकी आर्मी में तो दम नहीं है, आए समझ में। एंड द एली कुड एंटर इनटू एग्रीमेंट विद अदर रूलर और एंगेज इन वॉरफेयर ओनली विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। और अगर आप किसी से लड़ना चाहते हो, किसी दूसरे राजा से दोस्ती करना चाहते हो, आप कैसे करोगे दोस्ती, भाई आपको उसके लिए मेरे परमिशन लेना पड़ेगा। यानी साम्राज्य उसका, राजा का, सब कुछ उसका, राज कौन कर रहा है, ब्रिटिशर्स, राजा का साम्राज्य खत्म। हाथ क्या दोस्ती के लिए मिलाया, दोस्त नहीं फिर चूरा गोबा। और इनका एक जो है ऑफिसर उनके वहां पर बैठा रहे, ठीक है, उनको ब्रिटिश प्रेसिडेंट बोलते हैं, जो उस राजा के कोर्ट में हमेशा मौजूद रहेगा और जाकर के पूरा नोटिस देगा, अपने अंग्रेज ऑफिसर को देगा कि वहां क्या हो रहा है, सारा का सारा ब्यौरा उनको देगा, ठीक है। यानी राजा अब अपनी मर्जी का भी नहीं कर सकता है, तरह से समझ लो गुलाम, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, हाउ वाज इट अ ट्रैप, ऑलरेडी अभी मैंने बताया दैट रूलर्स थॉट दे वर गेटिंग सिक्योरिटी बट बाय पेइंग फॉर द ब्रिटिश आर्मी दे वेंट ब्रोक एंड लॉस्ट कंट्रोल ऑफ देयर ओन फॉरेन पॉलिसी। एंड व्हाई अवध, अब मैंने ऑलरेडी बोला ना, अवध पढ़ लेना भाई। अवध जो है, द ब्रिटिश यूज दिस अलायंस टू स्लोली वीकेंड द नवाब ऑफ अवध। तो अब इन्होंने अवध को क्या टारगेट किया, अवध को, तो अवध जो है ना बहुत ही, मैंने वहां से इनको बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट होने का था। और दूसरी बात, इनको ये लगा कि अवध के नवाब जो है ना अपनी जनता में अनपॉपुलर, इसीलिए इन्होंने क्या किया, अवध के नवाब को टारगेट करना शुरू किया कि भाई इसको हम अवध को अगर अपने में मिला लेंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो अवध के नवाब को टारगेट किया बिफोर फाइनली एनेक्सिंग द टेरिटरी इन 18 ऑन द एक्सक्यूज ऑफ मिस गवर्नेंस। अवध में को जो है कब किस एम्पायर में मिलाया गया, 1856 में। कौन से ग्राउंड पे, राजा जो है वो इनकैपेबल है मिस गवर्न करना। एंड व्हाट वाज द रिजल्ट, रूलर्स बिकम पपेट। अब ये जो है अवध के नवाब के लिए नहीं है, कि जिन जिन लोगों ने सब्सिडियरी को फॉलो किया वो राजा क्या बन गए, वो पपेट बन गए, who could not act without the permission of the British president स्टेशन इन देयर कोर्ट। यानी वो ऑफिसर जो राजा के कोर्ट में मौजूद रहेगा उसे क्या कहा जाता है, ब्रिटिश कहा जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following pair is correctly matched, name of important committee of constituent assembly। और यहाँ है नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, भाई इंपॉर्टेंट कमिटी और प्रेसिडेंट आपकी बुक में ना अलग से इमेज, ये जो फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट है एनसीईआरटी में, उस इमेज को पढ़ करके जाना, क्योंकि वहां पर असेंबली सॉरी कमेटी का नाम दिया है और उसके प्रेसिडेंट बुक के अंदर तो दिया ही है, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ना। और आज का जो है बच्चों, ये एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन चिंता मत कीजिए, इसके बाद हम और भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। ये जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए ना, उनके टॉपिक को आप प्रॉपरली पढ़िए, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने। और साथ ही साथ अगर आप बुक को भी पढ़ते हैं ना, तो आपका कंप्लीट प्रिपरेशन होगा हिस्ट्री से रिलेटेड, ओके। तो ना अब यहाँ पर फ्लैग कमेटी, बी यूनियन पावर कमेटी, सी रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी एंड डी कहता है स्टेट कमेटी। भाई फ्लैग कमेटी आपका जो है उसके हेड कौन थे, यूनियन पावर कमेटी के हेड कौन थे, रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी के हेड कौन थे, या स्टेट्स कमेटी के हेड कौन थे। भाई सारे कमेटीज के नाम मिल गए। अब आपको समझ में आ गया इन कमेटीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेमिंग ऑफ इंडियन, तो एक्चुअली वो चैप्टर किससे डील करता है, जो डिबेट हुआ था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन कि किसी भी टॉपिक को लेकर कि हम अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अडॉप्ट करेंगे तो वो अडॉप्ट करना सही या नहीं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सभी के लगभग हाथ, ठीक है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लेकर बात हुई थी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो एक्चुअली क्या है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो जो हम बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मिल रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, किस बेसिस पर काम करेंगे, हमारा एम क्या होगा, हम कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, दैट इज रिलेटेड विद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसके अलावा वहां से एक टॉपिक आपको पढ़ना है कि वहां जो डिस्कशन हुआ था उसमें यह कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत पावरफुल बनाना है, तो किन किन लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल बनाने में अपना मत रखा और किन ने उनके अगेंस्ट में रखा, ये पॉइंट पढ़ के जाइए। इसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट वाला टॉपिक है। अब आपको समझ में आ रहा है कि मैं आज का वीडियो यही क्यों खत्म करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आपके लगभग सारे चैप्टर के कई पॉइंट आपको बताए जो आपको पढ़ने। इसके बाद और जितने क्वेश्चन आएंगे उतने आपको बैठ करके पढ़ने, है ना, तो आपको टाइम लगेगा।
बिना टाइम वेस्ट किया अब आपको पढ़ना है, ठीक है। और जब तक आप वो कंप्लीट करेंगे मैं आपका वीडियो भी दे दूंगी बच्चों, है ना। तो चलिए अब यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर चेक करते हैं। भाई यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज यूनियन पावर कमिटी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन क्या था, पेयर वन पेयर करेक्टली मैच। तो फ्लैग कमिटी एच.सी. मुखर्जी, यूनियन पावर कमिटी पंडित जवाहरलाल नेहरू, रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर कमिटी टी वरदराचारी और स्टेट कमिटी जे.बी. कृपलानी। तो प्रेसिडेंट के साथ नाम मैच करना है, तो आपको करेक्ट पेयर को, करेक्ट पेयर तो बात सही है, यूनियन पावर कमिटी हेडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू और चेयरमैन। यूनियन पावर कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सारे पॉइंट आपको दे दिए। और फ्लैग कमेटी, अगर फ्लैग के बारे में बात करें तो फ्लैग को प्रपोज किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो आज का हमारा फ्लैग है और एक्सेप्ट हुआ था, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के कई सारे क्वेश्चन, और इनमें हमने कई सारे चैप्टर को कवर किया है ना। विजयनगर एम्पायर को कवर किया, तो मैंने बताया विजयनगर एम्पायर में क्या पढ़ना है, प्रभावती गुप्ता, ऐसे और भी क्वेश्चन है तो हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में, कि आपका कोई भी एरिया ना छूटे, ठीक है। इसके अलावा अगर बाई चांस कोई एक ऐसा सब टॉपिक है तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगी, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, तो बकायदा हम। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।